इसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर इसका मुंह सख्ती से बंद कर दो। मैंने चिल्लाकर सरवान से कहा, क्या बात होगी सैयदी अली? मर्जाना ने हैरान होने वाले लहजे में पूछा। तुम खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हो, क्या यह मुमकिन है कि तुम कुछ देर के लिए अंदर चली जाओ? मैंने बड़ी तलखी से कहा, मुझे कुछ देर के लिए सुकून दरकार है। मर्जाना का चेहरा उतर गया। मुझे अफसोस है सईदी, उसने बुझे हुए अंदाज में कहा, तुम्हें वाकई यकसोई दरकार होगी, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। वो मुड़ी और बुझल कदमों से वापिस हो गई। सरवान एक कपड़ा लिए ओली बावड़ की तरफ बढ़ रहा था। ओली बावड़ उसके इरादे से आगाह हो गया। इसे रोको अली। ओली बावड़ दौड़ा। अगर इसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा तो अच्छा नहीं होगा। वो खुद ऐसा नहीं कर रहा, मेरे हुक्म की तामील कर रहा है। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि खामोशी इख्तियार करो, मगर तुम नहीं माने। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि तुम्हें जबरन खामोश कर दिया जाए। अगर तुम्हारे कहने पे मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसे जा रहा है तो ये तुम दोनों के हक में बुरा होगा। ओली बावड़ ने सख्त लहजे में कहा, और अब अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मैं ठोकरें मार मार कर तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। मैंने भन्ना कर कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। ओली बावड़ को गालिबन अंदाजा हो गया था कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल भी कर गुजरूंगा। लिहाजा उसने सरवान के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद तर्क कर दी और सरवान ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मेरा मूड खराब हो गया था। इन लोगों के मुसलसल सवालों जवाब ने मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया था, जबकि सूरत-ए-हाल इस बात की मुतकादी थी कि मैं पूरी यकसोई से कदाकों से निमटने की मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर करता रहता। सरवान बहरहाल मामला फहम आदमी साबित हुआ। ओली बावड़ के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद वो खामोशी से एक जानिब जा बैठा। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। दफअतन नखलिस्तान पर छाया हुआ सन्नाटा गोलियों की आवाज़ें से चिकनाचूर हो गया। फायरिंग की आवाज़ें बड़े तवातर से आ रही थी। मैं बुखलाकर झोंपड़े के दरवाजे की तरफ लपका और झांक कर बाहर देखा। बाहर नखलिस्तानी बस्ती का एक भी मकी नजर नहीं आ रहा था। झोंपड़े से कुछ फासले पर सिर्फ सरदार खड़ा था और उसका रुख नखलिस्तान में दाखिले वाले रास्ते की तरफ था। मैंने उस सिमत देखा। 5 ऊंट नखलिस्तान में दाखिल हो रहे थे। उन ऊंटों पर सवार करदाक खुदकार हथियारों से फायरिंग कर रहे थे, मगर वह सिर्फ हवाई फायरिंग थी। करदाक बस्ती में खौफ व राज फैला देना चाहते थे और वो अपने मकसद में कामयाब भी रहे थे। कुछ देर कबल बस्ती में नजर आने वाली मसनूई रौनक और चहल पहल दम तोड़ गई थी और अब वहां सरदार के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरा हाथ पिस्तौल के दस्ते पर जम गया। 5 ऊंट नखलिस्तान में दाखिल हो चुके थे और उन पर सवार करदाकों ने फायरिंग करना मौकूफ कर दी थी। सरवान और मिर्जाना बुखलाकर मेरे पास आ गए और मेरे साथ ही बाहर झांकने लगे। खैरियत तो है अली? मैंने मिर्जाना की घबराई हुई आवाज सुनी। फायरिंग कौन कर रहा था? सब खैरियत है, मैंने सरगोशी में कहा। कज़ाक आप पहुंचे हैं और उन्होंने ही फायरिंग करके अपनी आमद का ऐलान किया है। तुम लोग अपनी जगहों पर वापस जाओ। वो दोनों एक लफ्ज कहे बगैर मेरे पास से हट गए। मैं बाहर के मंदिर की तरफ मुतवज्जो था। ऊंट अब खासे नजदीक आ गए थे और उनकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। दरमियान वाला ऊंट कदरे आगे बढ़ा, जबकि उनके दोनों तरफ चलने वाले 4 ऊंट उससे कदरे पीछे थे। 5 ऊंट आरास्ता व पैरास्ता थे और सवारों के हाथों में मौजूद बंदूकों के अलावा ऊंटों पर भी जदीद साख्ती ऑटोमेटिक बंदूकें सजी हुई थी और यूं मालूम होता था जैसे वो लोग असले की नुमाइश करने निकले हो। सरदार से कुछ फासले पर आकर ऊंट रुक गए। शुतर सवार बिलाशुबा करदाक थे। उनके ऐबत नाक हुलिये उनके करदाक होने की गमादी कर रहे थे। तुमने हमारे लिए मतलूबा रकम का इंतजाम किया या नहीं? दरमियान वाले करदाक शुतर सवार ने गरेजदार आवाज से सरदार से कहा। तुमने जितनी रकम का मुतालबा किया था वो हमारी विसास से बहुत बढ़कर थी, लेकिन हमने किसी न किसी तरह रकम का इंतजाम कर ही लिया, सरदार ने जवाब दिया। शुतर सवार ने भयानक अंदाज में कहका लगाया। तुमने अकलमंदी का काम किया, कज़ाक बोला, वरना आज हमने तैयार कर लिया था कि इस बस्ती का सफाया ही कर डालेंगे। कबीला जराता के लोग तादाद में कम सही मगर बेवफा नहीं है, सरदार ने कहा। बकवास मत करो, कज़ाक दाड़ा, अपनी तारीफों की जरूरत नहीं, वरना याद रखो नखलिस्तान के बाहर हमारे साथी मौजूद हैं। हम तुझ जैसे बेवकूफों को इस नखलिस्तान से जल्दी पाक कर देंगे। मैंने आनंद की शदीद एहसास से सरदार का चेहरा सुर्ख होते देखा, मगर उसने कमाल जब्त का मुजाहरा किया और खामोश ही रहा। मैंने दिली दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, वरना खदशा था कि उसके मुंह से निकली हुई एक गलत बात पूरी बिसात को उलट कर रख देती। रकम कहाँ है? उस कज़ाक ने कड़क कर पूछा। उसके चारों साथी भी सरदार को घूर रहे थे। अंदर रखी है, सरदार ने झोंपड़े की तरफ इशारा करके बर्राई हुई आवाज में कहा। 5 कज़ाकों की नजरें झोंपड़े की तरफ उठी और मैं फुर्ती से पीछे हट गया। वैसे तो मैं उनकी नजरों में नहीं आ सकता था, फिर भी एहतियात जरूरी थी। रकम अंदर क्या कर रही है? उसे यहाँ मंगवाओ। मैंने उस कज़ाक की कड़कदार आवाज सुनी।
आमिर, सरदार की आवाज सुनाई दी। रकम का थैला ले आओ। अभी लाया सरदार। मैंने कबीला जुराता के झटकेदार लहजे में बआवाज़ बुलंद जवाब दिया और पिस्तौल को हाथ में ले लिया। मरजाना और सरवान मुझसे कुछ फासले पर खड़े मुस्तरिबाना अंदाज में मुझे देख रहे थे। मरजाना के अंदाज से यूं मालूम हो रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो मगर उसकी हिम्मत ना हो रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और पुरसुकून अंदाज में थैले की तरफ बढ़ा। मेरे लिए दुआ करती रहना सईदा मरजाना। मैंने कहा, इस वक्त मुझे दुआओं की सख्त जरूरत है। मैं तो सरापा दवा बनी हुई हूँ सईदी अली। मरजाना ने लड़ती हुई आवाज में कहा, खुदा तुम्हें कामयाबी से हमकनार करे। इस वक्त तो हमारी बका भी तुम्हारी कामयाबी से मशरूत हो गई है। मैंने दोनों हाथों से थैला उठाया। थैला ज्यादा वजनी नहीं था मगर मुझे जाहिर यही करना था जैसे वो बहुत वजनी हो। मैं थैला लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं रुका और मरजाना की तरफ पलटा। खुदा हाफिज सईदा मरजाना। मैंने कहा, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मरजाना के लब हिले मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे यकीन था कि उसने मेरे लिए दुआया कलमात अदा किए होंगे। मैं पलटकर बाहर निकल आया। पिस्तौल मेरे हाथ में था मगर थैले के नीचे छुपा हुआ था और मैं किसी भी लम्हे फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार था। झोंपड़े से बाहर निकलते ही सरदार और पांचों कद्दाक मेरी निगाहों के सामने आ गए। कद्दाकों के ऊंट अब बैठ चुके थे और खुद पांचों कद्दाक भी ऊंटों से उतरकर सरदार से जरा दूर खड़े हुए थे। पांचों के हाथों में स्टेन गनें दबी हुई थी। मैं रकम का थैला दोनों हाथों में उठाए सरदार की तरफ बढ़ने लगा। इधर आओ मरदूद। दरमियान वाले कद्दाक ने कहा, थैला उधर कहां लिए जा रहे हो? लेकिन थैला तो सरदार ने मंगवाया था। मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, हम कह रहे हैं थैला इधर ले आओ। कद्दाक ने धाड़ कर कहा और स्टेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैंने बेबसी से सरदार की तरफ देखा। इसके कहने पर अमल करो, सरदार ने जल्दी से कहा। मैंने मुदमाना अंदाज में सर को जुम्बश दी और अपना रुख तब्दील कर लिया। अब मैं कद्दाकों की तरफ बढ़ रहा था। पांचों की उरीस नजरें थैले पर जमी हुई थी। उनके करीब पहुंचकर मैं रुक गया और सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। थैला यहाँ रखो और दफा हो जाओ, दरमियान वाले कद्दाक ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। मैंने बड़ी फर्मा बरदारी से थैला जमीन पर लुढ़का दिया। मेरे हाथ में छुपा हुआ पिस्टल जाहिर हो गया। मेरी उंगली पिस्टल के ट्राइगर पर थी और निगाह उन पांचों पर जमी हुई थी मगर उनमें से एक ने भी निगाह उठाकर पिस्टल की तरफ नहीं देखा। उनकी बेताब और उरीस निगाहें थैले पर से हटती तो उन्हें पिस्टल दिखाई देता मगर वो तो मुफ्त हाथ आ जाने वाली दौलत के तस्वर में मगन थे। उस दौलत के तस्वर में मगन थे जिसका कहीं वजूद ही नहीं था। नगलिस्तान पर कब्रिस्तान का सन्नाटा मुसल्लत था। फिर दरमियान वाला कज़ाक थैले की तरफ झपटा। उसने अपनी गन एक तरफ फेंक दी थी। उसके साथी भी थैले की तरफ बढ़े लेकिन जैसे ही दरमियान वाले ने थैले पर हाथ डाला उसे ये एहसास हो गया कि थैले में कागज नामी कोई शय सर से मौजूद ही नहीं है। उसने बड़े वसीले अंदाज में सर उठाकर मेरी तरफ देखा मगर वहां दूसरी हैरत उसके लिए मुंतजिर थी। मेरे हाथ में दबे हुए पिस्टल ने उसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन हैरत के तासरात बिखेर दिए थे। फिर कबल इसके कि वो कुछ सोचने समझने के काबिल होता मैंने उसकी खोपड़ी पर फायर कर दिया। उसके मुंह से करब में डूबी हुई चंद ला यानी आवाजें निकली और उसके बाद चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ और तकलीफ के तासरात भी मुंजमिद होकर रह गए और वो पीछे की तरफ उलट गया। उसके साथियों ने बड़ी बेयकीनी से ये मंजर देखा और उन्होंने अपनी स्टेन गन सीधी करने की कोशिश की मगर मेरी बरकी सूरत ने उन्हें मात कर दिया। यके बाद दीगरे मैंने 4 फायर किए और उन चारों का हशर भी अपने साथी से मुख्तलिफ नहीं हुआ। चारों की खोपड़ियों में एक एक हवादान नमूदार हो गया था। वो एक भी फायर करने की हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो गए थे। वाह क्या सच्चा निशाना है। मैंने सरदार की आवाज सुनी जो झपट कर मेरे करीब आ गया था। नखलिस्तान के सरे पर मोर्चों में मौजूद अफराद ने मेरे पिस्टल से होने वाले फायरों की आवाजें सुन ली थी और उन्होंने अपना फर्ज अंजाम देना शुरू कर दिया था, इसलिए कि उस जानिब से बंदूकों के फायर की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन लोगों ने नखलिस्तान से बाहर सहरा में मौजूद कद्दाकों पर फायर खोल दिया था। पहले हल्ले में सहरा की जानिब से मुतअद्दिद चीखें सुनाई दी। यकीनन कुछ कद्दाक गोलियों का निशाना बने थे लेकिन उसके बाद उस जानिब से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों का इस कदर शोर था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कद्दाकों के ऊंट फायरिंग की आवाजों के आदी मालूम होते थे। उन पर इन आवाजों का कोई असर नहीं हुआ था और वो बड़े सुकून से बैठे जुगाली कर रहे थे। कबीला जुराता के कुछ लोग झोंपड़ियों से बाहर निकल आए थे। उन्होंने आकर कद्दाकों के ऊंटों पर कब्जा कर लिया था और उन पर सजे हुए हथियार उतार लिए थे। ठहर जाओ, मैंने उन लोगों की तेजी देखकर बुखलाए हुए अंदाज में कहा। उस एक ऊंट पर मौजूद सारे हथियार छोड़ देना। मैंने उस ऊंट की तरफ इशारा किया जिस पर दरमियान वाला कद्दाक सवार था। क्यों? सरदार ने हैरत से पूछा। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है?
जिस कद्दाक का ये ऊंट है वो कद्दाकों में किसी नुमाया हैसियत का हामिल रहा होगा। मैंने उससे कहा, वो तो था, लेकिन क्या तुम उसकी हैसियत की वजह से उसके ऊंट पर हथियार सजे रहने देना चाहते हो? सरदार ने हैरान होने वाले लहजे में कहा। हाँ, मैंने संजीदगी से कहा, आप ठीक समझे, मेरा यही मतलब है। सरदार मुझे यूं देखने लगा जैसे उसके ख्याल में मेरा ज़हनी तवाज़ुन अचानक ही खराब हो गया है। बस्ती के लोगों ने उस ऊंट को छोड़कर बकिया चारों ऊंटों के हथियारों से खाली कर दिया। सुने सरदार, मैंने हाथ उठाकर कहा, आपके लोगों ने कद्दाकों को जानी नुकसान जरूर पहुंचाया है, मगर फायरिंग की आवाजों से अंदाजा होता है कि कद्दाकों ने अब पीछे हटकर पोजीशन ले ली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर उन्हें ठिकाने लगाना चाहें तो हमें नखलिस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो, कद्दाक पीछे हट गए हैं। दरमियानी फासला बढ़ जाने की वजह से अब हम उन्हें मजीद नुकसान से दोचार नहीं कर सकेंगे, मगर हमारा भी कोई जानी नुकसान नहीं होगा। ये तो ठीक है, मगर इस जंग को जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, वरना अंधेरा फैलने के बाद कद्दाक हमें भून डालेंगे। ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, सरदार ने कहा, लेकिन हमारे पास इसका कोई तोड़ भी तो नहीं है, इलावा इसके कि कद्दाकों के हाथ आए हुए असले को मजीद लोगों को देकर उन्हें भी कद्दाकों के मुकाबले में भेज दे। असले की तो अब कोई कमी नहीं रही, हम सारी रात कद्दाकों का मुकाबला जारी रख सकेंगे, इससे मसला तो हल नहीं होगा। मैंने कहा, तो जल्द अज जल्द कद्दाकों को ठिकाने लगाना है। तुम्हारे अंदाजे से यूं महसूस होता है तुम्हारे ज़हन में इस मसले का कोई हल मौजूद है। हाँ, मेरे ज़हन में एक मंसूबा तो है, मगर पहले ये बताएं कि जो लोग कद्दाकों से मुकाबला कर रहे हैं उनके निशाने कैसे हैं? मैंने सरदार से पूछा। वो सब के सब बेहतरीन निशानेबाज हैं, सरदार ने जवाब दिया। आप उनके निशानों पर किस हद तक एतमाद कर सकते हैं? मैंने उनसे पूछा। मैं उनके निशानों पर आखिरी हद तक एतमाद कर सकता हूँ सैयदी अली, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे ज़हन में क्या मंसूबा है? इन कद्दाकों के लिबास देख रहे हैं, ये मखसूस रंग और ख़ास किस्म के लिबास हैं, और दूर से भी इन लिबासों को अलहदा शिनाख्त किया जा सकता है। मैंने सरदार से कहा, मुझे ये बात पहले से ही मालूम है, लेकिन इससे तुम्हारे मंसूबे का ताल्लुक क्या है? बहुत गहरा ताल्लुक है सरदार मोहतरम। मेरा ये इरादा है कि ये लिबास पहनकर मैं उस ऊंट पर नखलिस्तान से बाहर निकलूंगा। नहीं, सरदार ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, खुद कशी होगी और मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पूरी बात तो सुने सरदार, उसके बाद तबसरा करें कि जैसे ही मैं कज़ाक के लिबास में उसके ऊंट पर सवार होकर नखलिस्तान से बाहर निकलूंगा, हमारे मोर्चों पर से जो लोग हमारे हैं वो मुझ पर फायरिंग करना शुरू कर देंगे, मगर वो जानबूझकर निशाने गलत ले लेंगे ताकि मुझे या ऊंट को कोई गोली न लग पाए। कज़ाक लिबास और ऊंट की वजह से यही समझेंगे कि मैं उनका साथी हूँ, लिहाजा मुझे उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ बस्ती के लोग भी सिर्फ दिखाने के लिए मुझ पर फायरिंग करेंगे, लिहाजा मैं दोनों तरफ से महफूज हूँगा। मैं तुम्हारा मकसद समझ गया, लेकिन कज़ाकों के नजदीक पहुंचने के बाद तो तुम्हारी असलियत उनसे पोशीदा नहीं रह सकेगी, सरदार ने कहा। लेकिन एक बार मैं उनके नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गया तो फिर मुझे उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा। नहीं, इसमें तुम्हारी जान को शदीद खतरा लाहक होगा, और मैं ऐसी किसी तजवीज़ के हक में नहीं, सरदार ने दो टोक लहजे में कहा। क्या मेरी तजवीज़ ठोस नहीं है, नाकाबिले अमल है, या इसमें कोई झूल है? आखिर आप क्यों मेरी मुखालफत कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हारा मंसूबा कमजोर है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी जिंदगी को खतरा लाहक है। वक्ती तौर पर तो कज़ाक धोखा खा जाएंगे, मगर जब उनके पास तुम पहुंच जाओगे तो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? मैं कोई चूड़ियां पहन कर तो नहीं जाऊंगा, मैं पूरी तरह मुसल्ला हूँगा। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो भी क्या होगा? मैं उन्हें भून कर रख दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो सईदी, तुम कितने कज़ाकों को ठिकाने लगा सकोगे? नहीं, ये खतरा मोल लेना हमाकत होगा। खतरा तो मोल ही लेना पड़ेगा सरदार, मैंने झिंझला कर कहा। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम इस मंसूबे पर अमल करने के लिए इस कदर बदी दो तो ठीक है। सरदार ने तवील सांस ली। मंसूबे पर अमल होगा, मगर इस तरमीम के साथ कि तुम्हारे बजाय बस्ती का कोई आदमी कज़ाकों के बेस में उतर जाएगा। क्या? मैं हैरत से मुंह फाड़ कर बोला। नहीं, बस्ती का कोई आदमी ये काम ठीक से नहीं कर सकेगा सरदार मोहतरम। क्यों नहीं कर सकेगा? सरदार ने जिरा की। इसमें करने को रखा ही क्या है? कज़ाकों के नजदीक पहुंचकर उन्हें ठिकाने ही तो लगाना है। ये काम तो कोई भी कर लेगा। बहस मत करें अबुल हसन, मैंने भन्ना कर कहा। हम इस वक्त हालत जंग में हैं और जंग मेरी कमान में लड़ी जा रही है। जब तक ये जंग जारी रहेगी बस्ती में आप सरदार नहीं, मैं हूँ, और आप मेरे नायब हैं। ये फैसला करना मेरा काम है कि कब क्या करना है और कौन सा काम किसे सर अंजाम देना है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे मेहमान भी हो। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच गया तो मैं आपको हुक्म देता हूं, मैंने बावकार अंदाज में कहा। मोर्चों में मुतय्यन अफराद को यह पैगाम भिजवा दें कि जब मैं कज़ाक के बेस में
दखलिस्तान से बाहर निकलूं तो मुझ पर फायरिंग की जाए, मगर इस तरह की जाए कि मुझे या मेरे ऊंट को कोई मामूली सी गजिंद भी ना पहुंचने पाए। अब्बुल हसन के चेहरे पर शदीद बेबसी के तासरात थे। बहुत बेहतर, उसने मुर्दा अंदाज में कहा और सर झुका लिया। मैं आगे बढ़ा और उस मुर्दा कज़ाक के जिस्म से लिबास उतारने लगा जो सरदार से बातें कर रहा था और जिसके बारे में मेरा अंदाजा था कि वो अपने गिरोह में किसी नुमाया हैसियत का हामिल रहा होगा। सरदार ने 4 अफराद को मेरा पैगाम देकर मोर्चों में मुतय्यन लोगों की तरफ रवाना कर दिया। आपकी हिदायत के मुताबिक पैगाम रवाना कर दिया गया है सरदार मोहतरम। सरदार अब्बुल हसन ने मुझसे कहा। मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करें सरदार। मैंने कहा, सरदार आप हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन जहां इंतहाई जरूरी होगा वहां मैं अपनी बात पर इसी तरह इसरार करूंगा। ठीक है सैयदी अली, तुम मेरे मुकाबले में बहुत बेहतर कुव्वत फैसला के मालिक हो। तुमने फैसला किया है तो यकीनन कुछ सोच कर ही किया होगा। हाँ सरदार मोहतरम, बिल्कुल यही बात है। मेरे जहन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकता। कज़ाकों के पास पहुंचने के बाद पता नहीं किन हालात से दो चार होना पड़े। उस वक्त तो फौरी फैसला करना होगा और उनके मुकाबले में यकीनी कामयाबी हासिल करने की कोशिश भी मुझे करना होगी। क्या आपकी नजर में बस्ती का कोई आदमी ऐसा है जो बदलते हुए हालात में तेजी से फैसला कर सके? नहीं, बस्ती में कोई ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं रोकने की कोशिश कर रहा था कि तुमने अपनी जिंदगी एक बहुत बड़े मकसद के लिए वक्फ कर रखी है। तुम्हारी हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। अगर ये बात ना होती तो मैं हरगिज़ इतनी शिद्दोमद तुम्हारी मुखालफत में ना करता। ये तो सिर्फ इंदादे फिक्र का फर्क है सरदार मोहतरम। कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल के पर्दे पर क्या लिखा हुआ है। हर शख्स अपनी तरफ से बेहतरी की सोच रखता है, मगर उसे नहीं मालूम होता कि जो कुछ वो कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा। मैं आपको अपनी बात एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद है आज सुबह भी आपने मुझसे यही बात कही थी, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है, लिहाजा मैं कज़ाकों के चक्कर में ना पड़ूं और उनकी आमद से कबल ही यहाँ से निकल जाऊं। हाँ, मैंने ये बात कही थी और मुझे याद है, सरदार ने कहा, और मेरे ख्याल में मेरी बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सरदार मोहतरम, मैंने नरमी से कहा। फर्ज करें कि मैं आपकी बात मानकर यहाँ से निकल जाता और रेगिस्तान में 15-20 मील सफर करने के बाद कज़ाक मुझे वहाँ टकरा जाते और हमसे हमारे ऊँट छीन कर हमें सहरा के वस्त में पैदल सफर करने के लिए छोड़ जाते, तो क्या होता? लेकिन ये तो सिर्फ एक मफरूजा है अली, सरदार ने अटक अटक कर कहा। मुमकिन ऐसा ना होता। ये मफरूजा नहीं है सरदार मोहतरम, ये तो एक इम्कानी बात है। हम चूंकि मुस्तकबिल से लाइल्म होते हैं, लिहाजा ये फैसला नहीं कर सकते कि हमने जो कुछ किया अगर इसके बरक्स करते तो क्या होता। लिहाजा मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारा ज़मीर मुतमईन हो। फिर नतीजा जो भी निकले, कम अज कम आदमी अपनी हद तक तो बेईमानी का शिकार नहीं होता। मगर तुम्हारे अपने झंझट कुछ कम तो नहीं थे कि अब तुमने कज़ाकों के चक्कर में भी अपनी टांग फंसा दी है, सरदार ने कहा। मैं खास तौर पर इन कज़ाकों से नहीं उलझा, मैंने सरदार से कहा, लेकिन पीछे हटकर बैठना मेरी फितरत के खिलाफ है। आज मेरा सफर करने का इरादा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथों इन कज़ाकों से दो हाथ हो जाएं। ये ख्याल दिल से निकाल दें कि मैंने खास तौर पर आप लोगों की खातिर कज़ाकों से निबर्द आज़मा होने के लिए ये सब किया है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो अली, सरदार ने कहा। हमारी खातिर तुम अपनी जिंदगी दाव पर लगाए दे रहे हो। यकीन करे ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ रुकने के लिए मजबूर ना होता तो अपनी मुहिम पर रवाना हो जाता। मैं अपने फर्ज से किसी लम्हे के लिए भी गफलत नहीं बरत सकता। सरदार से बातों के दरमियान मैंने अपना काम भी जारी रखा और मैंने न सिर्फ कज़ाक के कपड़े उतार लिए बल्कि उन्हें पहन भी लिया था। सच बताओ सरदार, क्या मैं इस लिबास में बिल्कुल एक कज़ाक नहीं लग रहा हूँ? मैंने स्याह डांटे से अपना मुंह छुपाते हुए सरदार से पूछा। मुझे यकीन है कि जब तुम कज़ाक के ऊंट पर यहाँ से निकलोगे तो कज़ाक खुद भी धोखा खा जाएंगे। फायरिंग में कुछ ठहराव आ गया है। ऐसा मालूम होता है कि दोनों फरीक अब सिर्फ गोलियां चलाने के लिए फायर कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो गया है कि उनकी तरफ से उनके हरीफ को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, अब फायरिंग सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि अब हमारे पास असला मौजूद है। अब उन 4 आदमियों में से एक वापस आ रहा था। सरदार ने पैगाम देकर मोर्चों में मुतय्यन अफराद के पास एक आदमी को भेजा और मेरा पैगाम उनको पहुंचा दिया गया। सरदार ने उसे पूछा कि अब लड़ाई की क्या सूरत हाल है, तो उसने जवाब दिया, पहले हल्ले में कज़ाकों के 5 अफराद मारे गए थे। उसके बाद वो तेजी से पीछे हटकर हमारे किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस वक्त कज़ाक कहाँ हैं? सरदार ने उसे पूछा। वो हमारी गोलियों की जद से बाहर हैं और रेत के एक टीले के अकब में महाज बना लिया है और हमारी तरफ से भी अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। क्या तुमने उनसे ये भी मालूम किया कि कज़ाकों की कुल तादाद क्या है? मैंने पूछा।
जी हाँ, उनकी कुल तादाद 25 थी। 5 अफराद तो नखलिस्तान के अंदर आ गए थे और बकिया 20 कज़ाक बाहर ही कुछ फासले पर रुक गए थे। उन 20 में से भी 5 मारे गए, यानी अब वो सिर्फ 15 है। 15 अफराद तो बहुत होते हैं अली, सरदार ने तशवीशनाक लहजे में कहा। अब भी अपने इरादे पर नजरसानी कर लो, कज़ाकों से निमटने की हम कोई और तदबीर ढूंढ लेंगे। क्या कज़ाकों का सरदार भी मौजूद है? मैंने सरदार की सुनी अनसुनी करते हुए उस शख्स से पूछा। जी हाँ, वो भी उनमें मौजूद है और आपकी हिदायत के मुताबिक ही उसे गोली मारने से गुरेज किया गया है। 15 अफराद बहुत ज्यादा नहीं होते सरदार, मैंने कहा, खास तौर पर इस सूरत में कि वो मुझसे मुतल्लक इस धोखे में रहे हैं कि मैं उन्हीं का साथी हूँ। तो फिर यूं कर लो कि अपने साथ 4 अफराद को ले जाओ। आखिर यहाँ 5 कज़ाक आए थे। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें सरदार, मैं तनहा होकर भी उनसे निमट लूंगा। जरा देर बाद बकिया 3 अफराद भी वापस आ गए। उन्होंने मोर्चों में मुतय्यन दीगर लोगों तक मेरी हिदायत पहुंचा दी थी। उसने उनसे भी पूछगछ की और उनके बयानात भी पहले शख्स से मुख्तलिफ साबित ना हुए। गोया अब मुझे तनहा 15 अफरादों का मुकाबला करना था। कज़ाकों की लाशें ठिकाने लगवा दें और उनके ऊंट कब्जे में लेकर महफूज मकाम पर भिजवा दें। मैंने ऊंट पर सवार होते हुए सरदार से कहा, कज़ाकों से जंग अब आपकी सरकर्दगी में होगी। आपके पास अब असले की कमी तो नहीं रही। अब आपको कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए। मेरी वापसी तक सारे मामलात आपकी स्वाबदीद पर होंगे। तुम मेरे कांधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी डालकर और मुझे बड़ी मुश्किल सूरत हाल में छोड़कर जा रहे हो अली। मुझे ये बता दो कि तुम्हारी वापसी का इंतजार कब तक किया जाए। मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरी वापसी कब तक मुमकिन हो सकेगी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि कज़ाकों के दरमियान मुझे किस सूरत हाल से 2-4 होना पड़े। फिर जब तक आपको वापसी की उम्मीद रहे मेरा इंतजार करें, और जब आप मेरी वापसी की उम्मीद से मायूस हो जाएं तो मेरा इंतजार करना छोड़ दें। मैं अपनी वापसी के लिए वक्त का कोई पैमाना मुकर्रर करने से कासर हूँ। बकिया मामला तो खैर मैं संभाल ही लूंगा, सरदार ने झिझकते हुए कहा, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारे साथी की है। तुम वापस ना आए तो मैं उसके साथ क्या सलूक करूं? जब मैं वापस ही नहीं आऊंगा तो मुझे इस बात की क्या परवाह हो सकती है कि उसके साथ क्या सलूक हुआ। आप इस मामले में बिल्कुल आजाद हैं, उसके साथ जो जी चाहें सलूक करें। खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो सैयदी अली, सरदार ने रुंधी हुई आवाज में कहा। तुम हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए जा रहे हो। पूरा कबीला जुराता तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगा। जिस शख्स के लिए इतने बहुत से लोग दुआएं करें वो नाकाम कैसे हो सकता है सरदार मोहतरम, मैंने कहा और वहां से रवाना हो गया। नखलिस्तान के सिरे तक मैं ऊंट को सुस्त रफ्तारी से चलाता रहा, मगर जैसे ही ऊंट नखलिस्तान से बाहर निकला मैंने उसे पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। कबीला जराता के लोग और कज़ाकों के दरमियान मार्का जारी था। वक्फे वक्फे से दोनों जानिब से इक्का दुक्का फायर अब भी हो रहे थे। धूप में जर्दी आ चुकी थी, मगर रेगिस्तान अब भी जहन्नम की भट्टी बना हुआ था। मुझे नखलिस्तान से निकले चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक फायरिंग में तेजी आ गई। ये फायरिंग नखलिस्तान की तरफ से हो रही थी और मुझ पर की जा रही थी। गोलियां मेरे कान के आसपास से मेरे दाएं बाएं से गुजर रही थी। बाद गोलियां ऊंट के पैरों के पास रेत में आकर धंस जाती। ये सब कुछ एक दिखावा था जो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। मुझे इस फायरिंग से खौफजदा नहीं होना चाहिए था, मगर उसके बावजूद मैं इस संदेश में घिरा हुआ था कि कहीं किसी का हाथ बहक ना जाए और कोई भूली भटकी गोली मुझे या ऊंट को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग वाकई सच्चे निशानेबाज थे। गोलियां मेरे खासे करीब से गुजर रही थी। कज़ाकों ने शायद मुझे देख लिया था और अपने साथी की हैसियत से शिनाख्त भी कर लिया था, इसलिए उनकी जानिब से भी फायरिंग में शिद्दत पैदा होगी। वो नखलिस्तान की तरफ फायरिंग कर रहे थे, मुझे कवर देने की कोशिश कर रहे थे ताकि कबीला जराता वालों की तवज्जो मेरी जानिब से हट जाए और मैं बाहिफाजत कज़ाकों तक पहुंच जाऊं। बिलाकर गोलियों का ये तूफान गुजर गया। मैं गोलियों की रेंज से सही सालम निकल आया था। मेरे मुंह पर स्याह डाटा बंधा हुआ था जिसकी वजह से कज़ाकों के लिए मुझे पहचानना मुमकिन नहीं रहा था। दूर से तो उन्हें धोखा देने के लिए ऊंट और मेरा लिबास ही काफी था, लेकिन करीब पहुंचने के बाद इस डाटे ने मेरी बहुत मदद की। कज़ाकों तक पहुंचने के लिए मुझे इस रेतले टीले का चक्कर काटना पड़ा जिसके अकब में वो मौजूद थे। उनमें से कुछ तो टीले के ऊपर ऊंधे लेटे बदसूर फायरिंग करने में मसरूफ थे और कुछ टीले से नीचे उतरकर मुजरिबाना अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। उनके ऊंट टीले से कुछ ही दूर बैठे थे। कज़ाकों का सरगना भी उनके दरमियान मौजूद था, जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वो स्याह नकाब में रहता है। अपने स्याह नकाब में वो दूरी से पहचाना जा रहा था। उसका लिबास भी दूसरे कज़ाकों से मुख्तलिफ था और उसके हाथों तक पर दस्ताने मौजूद थे। कज़ाकों के नजदीक पहुंचने तक मैं उनके ऊंट शुमार कर चुका था। वो तादाद में 15 थे। गोया मुझ तक पहुंचने वाली हर इतला दुरुस्त थी। कज़ाकों के पास पहुंचने तक न सिर्फ मैंने उन्हें शुमार कर लिया, बल्कि मैं अपने आइंदा इकदाम के बारे में भी फैसला कर चुका था।
भागो यहाँ से, मैं घबराई हुई आवाज में चीखा। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, नखलिस्तान में पुलिस मौजूद है। मैंने उस कद्दाक की आवाज की नकल करने की कोशिश करते हुए कहा, जिसका लिबास इस वक्त मैंने पहन रखा था। मैं अपनी इस कोशिश में ज्यादा कामयाब तो नहीं रहा, मगर पुलिस के नाम ने कद्दाकों पर ऐसी बुखलाहट तारी कर दी थी कि अगर मैंने उन्हें अपनी असल आवाज में भी ये बुरी खबर सुनाई होती, तब भी वो आवाज का फर्क शिनाख्त नहीं कर सकते थे। मेरी बात सुनकर उनमें शदीद अफरा तफरी फैल गई। फायरिंग का ये सिलसिला यकलख्त ही मौकूफ हो गया और सारे कज़ाक पुलिस पुलिस चीखते हुए अपने अपने ऊंटों की तरफ दौड़ रहे थे। उनकी बुखलाहट देखकर मुझे अपनी खुशी पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था, मगर मौके की नजाकत का तकादा यही था कि मैं ऐसी कोई भी हरकत करने से गुरेज करता जिसकी वजह से वो मेरी तरफ से मशकूक हो जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया और कज़ाकों को बड़ी उजलत में ऊंटों पर सवार होते हुए देखा। उनमें से तो कई ने अपनी गन्ने तक वहीं रेत पर छोड़ दी थी। कज़ाकों का सरगना भी बुखलाहट का शिकार हो रहा था। अफरा तफरी में ऊंटों पर सवार होने में वो भी शामिल था, लेकिन उसने बहुत जल्द एक ऊंट पा लिया था, इसलिए कि जब कज़ाक वहां से फरार होने लगे तो मैंने उन सब से पीछे रहने की कोशिश की। कज़ाकों के सरगना की तवज्जो मेरी जानिब थी, चुनांचे उसने अपने ऊंट की रफ्तार सुस्त की और अपना ऊंट मेरे ऊंट के बराबर ले आया। तुम्हारे साथियों को क्या बना शमशाम? उसने मुझसे पूछा। और तुम वहां से कैसे बचकर निकल आए? वो चारों मारे गए, मैंने बर्राई हुई आवाज में जवाब दिया। बस मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि वहां से बच निकला, वरना इसका कोई इम्कान नहीं था। वहां पुलिस की मौजूदगी का मतलब है कि कबीला के लोगों ही ने पुलिस को मुतला किया होगा, सरदार ने गुस्सीली आवाज में कहा। अब मैं उन्हें देखूंगा कि पुलिस उन्हें कहां तक तहफ्फुज़ फराहम करेगी। पुलिस ज्यादा देर यहाँ ना रुक सकेगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं हमें रेगिस्तान में ढूंढने की कोशिश ना की जा रही हो। क्या मतलब? सरगना ने कहा। जब उन्हें हमारे फरार का इल्म होगा तो वो बाहर निकलकर हमारा ताकुब करेंगे। क्या ये हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा? हमारी दहशत इतनी है कि वो हमारे पीछे आने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे, सरगना ने हंस कर कहा। मेरी निगाहें मुस्तकिल अपने से आगे सफर करने वाले कज़ाकों पर जमी हुई थी। मुझे उनकी मंजिल के मुतल्लिक कुछ इल्म नहीं था और खुद मैं रेगिस्तान के रास्तों से ला इल्म था। मुझे जो कुछ करना था जल्दी करना था, वरना अगर हम सहरा में ज्यादा दूर निकल जाते तो मैं रास्तों की पहचान खो बैठता। वहाँ कितने पुलिस वाले थे? दफतन सरगना ने मुझसे पूछा। बहुत थे, मैंने स्टेन गन संभालते हुए कहा। सरदार सामने की सिम देख रहा था, इसलिए वो ये नहीं देख सका कि मैंने स्टेन गन संभाल ली है। बस यूं समझ लो कि वो नखलिस्तान में हर तरफ बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। कमाल है, इतने बहुत से पुलिस वाले रेगिस्तान से गुजर कर वहां तक कैसे पहुंच गए और हमें मालूम भी ना हो सका? कुछ अंदाजा है वो किन रास्तों पर सफर करके नखलिस्तान तक पहुंचे होंगे? मेरा तो ख्याल है या तो वो हवाई जहाजों से या फिर हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ आए होंगे। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, यही बात होगी, वरना उनकी आमद हमसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। मैंने स्टेन गन सीधी की, दिली दिल में अल्लाह का नाम लिया और आगे सफर करने वाले कज़ाकों पर ब्रेस्ट मार दिया। उन 14 कज़ाकों को एक ही ब्रेस्ट में खत्म कर देना आसान नहीं था, मगर इस सिलसिले में मेरी मशाकी काम आई। मैं उन सबको हलाक करने में कामयाब हो गया था। कज़ाकों के साथ कुछ ऊंट भी मारे गए थे। स्टेन गन के ब्रेस्ट के साथ ही रेगिस्तान में जैसे एक भूचाल सा आ गया। मरने वालों की चीखें, कराएं और ऊंटों के बिलबिलाने की आवाजों ने मिलकर ऐसा शोर पैदा कर दिया था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे बराबर सफर करने वाले कज़ाकों के सरगना पर इस अचानक उस्ताद से गोया बिजली सी गिर पड़ी, मगर उसके कुछ कहने समझने से कबल ही मैं स्टेन गन का रुख उसकी जानिब कर चुका था। उसने इज़्तिरारी तौर पर अपना ऊंट रोक दिया, मैंने भी अपने ऊंट को ठहरा लिया। इस हरकत का क्या मतलब है शमशाम? सरगना ने बर्राई हुई आवाज में कहा। इसका मतलब यह है कि रेगिस्तान से कज़ाकों का राज खत्म हो गया, अब काफिले सुकून से सफर किया करेंगे। तुम शमशाम तो हरगिज नहीं हो, मैं उसकी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप अपना ऊंट बिठा लो और याद रखो, जरा सी भी चालाकी दिखाने पर मैं तुम्हारा वही असर करूंगा जो तुम्हारे साथियों का किया है। सरदार ने बेचूं चरा मेरी हिदायत पर अमल किया। वो सख्त खौफजदा था और उसने किसी हथियार की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश तक नहीं की थी। अब ऊंट से 30 कदम दूर हट जाओ, मैंने अगला हुक्म सादर किया। उसने इस हुक्म की भी तामील की। उसके दूर हटने के बाद मैंने उस पर निगाह रखते हुए अपना ऊंट भी बिठा दिया। उसे अपनी नाजुक पोजीशन का एहसास था, इसलिए वो कोई भी हरकत करने से गुरेज कर रहा था। उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी मेरी उंगली की एक जुम्बश की मोहताज है। नीचे उतरकर मैं उसके ऊंट की तरफ बढ़ा और उस पर मौजूद असला उतार कर अपने ऊंट पर मुंतकिल कर दिया। इस काम से फारिग होकर मैं सरदार की तरफ बढ़ा। तुम्हारे पास कोई हथियार है? उसके करीब पहुंचकर मैंने उससे पूछा। अगर है तो मेरे हवाले कर दो, मैं गैर मुसल्ला हूँ, उसने कहा। मेरे सारे हथियार ऊंट पर ही थे।
मुझे यकीन था कि वो सच बोल रहा है। कज़ाकों के पास पिस्तौल या रिवाल्वर वैसे भी कोई काम नहीं करता, उन्हें तो बड़े और दूर मार असले से गर्द होती है। तुम मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? सरदार ने बर्राई हुई आवाज में पूछा। तुम्हें लेकर नखलिस्तान जाऊंगा, तुम कबीला जराता के मुजरिम हो, वही लोग तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। उसने मुझे लालच दिया। मुझे तुमसे या तुम्हारा मुझसे कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कहा, तुमने उन लोगों से जो रकम तलब की थी, मुमकिन है वो तुमसे उतनी रकम लेकर तुम्हें छोड़ दे। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं उन्हें इससे 10 गुना ज्यादा देने को तैयार हूँ। उसने मेरी बात काट दी। मेरे पास चूंकि इस फैसले करने का इख्तियार नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी किस्मत का फैसला तो वहीं चलकर होगा। तुम वो रकम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेते? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो इतनी रकम मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैं अकेला आदमी हूँ, रकम का क्या करूंगा? नहीं, मुझे रकम देने की जरूरत नहीं, मैं तो बस अपना काम पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें उन लोगों के हवाले करके मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तुम बहुत अहमक मालूम होती हो, सरदार ने कहा। इतनी बड़ी रकम को ठुकरा देना कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, मेरे दिन फिरे या ना फिरे, लेकिन मैं तुम्हारे ऐसा हाथ जरूर रसीद कर सकता हूँ कि तुम्हारा मुंह फिर जाए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इस असले के बल पर अकड़ रहे हो, उसने तहकीर अमेज अंदाज में कहा। अगर ये तुम्हारे पास ना होता तो मैं देखता कि तुम मुझ पर कैसे हुक्म चलाते। मैंने उसे घूर कर देखा। मैं अपने साथ इन ऊंटों को भी ले जाना चाहता हूँ। मैंने जिंदा बच जाने वाले 8 ऊंटों की तरफ इशारा करके कहा। अगर मुझे इनके निकल भागने का अंदेशा ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि मैं लोगों को असले के बगैर भी किस तरह काबू में रख सकता हूँ। वो हकारत से अंसा हर बुज़दिल ऐसे ही बहाने तराशता है। बेफिक्र रहो, ऊंट कहीं नहीं जाएंगे। ये बेहतरीन सूदे हुए ऊंट हैं, इन पर कोई सवार ना हो तब भी एक साथ ही सफर करेंगे। तुम्हारी बातों ने मुझे ऊंटों की तरफ से तो मुतमईन कर दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी सलामती की तरफ से तशवीश लाहक हो गई है। मैं तो पहले ही जानता था कि तुम सिर्फ असले के बल पर बहादुरी दिखा सकते हो। पहले तुमने ऊंटों का बहाना किया और अब ऐसी अहमकाना गुफ्तगू कर रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपनी सलामती की फिक्र है? लेकिन मैं तो इस बात का कायल हूं कि किसी के दिल में कोई हसरत ना रहे। मैं तुम्हें बगैर टूट फूट के नखलिस्तान तक ले जाना चाह रहा था, मगर तुम शायद टूट फूट कराना ही चाहते हो। ऐसी बचगाना बातें पहले मैंने कभी नहीं सुनी। क्या अपना चेहरा तुम हमेशा ही छुपाए रहते हो? मैंने अचानक उससे सवाल किया। नहीं, फिर चेहरा छुपाने की वजह क्या है? इस तरह मैं अपने गिरोह में दूसरों से नुमाया नजर आता हूँ। वो रवानी से मेरे सवालों का जवाब दे रहा था। उसे अंदाजा हो गया कि मेरा मजाक उड़ाकर वो अपनी परेशानी में इजाफे की सिवा और कुछ ना कर सकेगा। लेकिन मेरे लिए ये समझना जरा मुश्किल नहीं था कि वो गलत बयानी से काम ले रहा है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो सिर्फ खुद को दूसरों में नुमाया रखने के लिए अपना चेहरा नकाब में छुपाए रखता होगा। इसकी यकीनन कुछ और ही वजह रही होगी और मैं वो वजह जानने के लिए सख्त बेताब था, मगर इसका मौका मेरे पास नहीं था क्योंकि मुझे वापसी की जल्दी थी। लेकिन दूसरी तरफ उसने मुझे चैलेंज किया था, उसका जवाब भी देना था, मगर मेरे पास इसका वक्त भी नहीं था। उसे शायद अपनी जिस्मानी ताकत, लड़ाई बड़ाई की महारत पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसका तोड़ना भी जरूरी था। उसे ये मालूम हो जाना चाहिए था कि उसने मुझे ललकार कर कितनी बड़ी हिमाकत का इर्तिकाब किया है। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था कि मैंने असले के बलबूते पर तुम पर काबू पाया है। मैंने एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं फौरी तौर पर तुम्हें यह मौका नहीं दे सकूंगा कि तुम मुझ पर अपनी बर्तरी साबित कर सको, लेकिन वादा है कि नखलिस्तान वापस पहुंचने के बाद ये मुकाबला जरूर करेंगे कि हम में से कौन बरतर है। अगर तुमने मुझ पर बर्तरी साबित कर दी तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगा। दूसरी सूरत में तुम्हें लाफो गजाफ करने की भरपूर इजाजत मिलेगी। ये फैसला यही हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। उसने कहा, नखलिस्तान में अगर मैं तुम पर हावी आ गया तब भी कबीला जुराता के लोग मुझे बख्शेंगे नहीं। तुम इस काबिल तो हरगिज़ नहीं हो कि तुम्हें बख्शा जाए, क्योंकि मैंने एक शर्त रख दी है। लिहाजा अगर तुमने शर्त पूरी कर दी तो तुमसे कोई तारुज नहीं किया जाएगा। क्या तुम कबीला जराता के सरदार हो? कदाकों के सरगना ने पूछा। नहीं, कबीला जराता से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि कबीला जराता के लोग तुम्हारे वादे का पास करेंगे? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मेरी बात मानो, मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन इस स्टेन गन के बल पर मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए जरूर मजबूर कर सकता हूँ। मैंने स्टेन गन को जुम्बश दी। स्टेन गन के बल पर तो तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं सुकून से तुम्हारे साथ चल सकूंगा। जल्दी बोलो, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम नखलिस्तान में ही मुझसे मुकाबला करने पर क्यों मुसर हो, जबकि वो मुकाबला यहाँ भी हो सकता है? मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। मैंने कहा, अगर तुमसे यहाँ मुकाबला करता हूँ और तुम हावी आ जाते हो तो तुम यहाँ से बासानी निकल जाओगे,
लेकिन अगर मैं हावी आ गया और मेरे हाथों तुम्हें कोई गहरा नुकसान पहुंच गया तो फिर वक्त भी जाया होगा और अंधेरा भी फैल जाएगा, तो मैं नखलिस्तान वापस नहीं जा सकूंगा और यहीं सहरा में भटकता रह जाऊंगा। मेरे साथ ये मजबूरी ना होती तो अभी इसी वक्त और इसी जगह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता। तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम अजनबी हो। सवाल ये है कि तुम हो कौन? बकवास मत करो। मैंने अचानक ही दुरुस्त लहजा इख्तियार कर लिया। मुझे एहसास हुआ था कि वो वक्त जाया करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से अपने ऊंट पर सवार हो जाओ, हम वापस चल रहे हैं। अगर मैं इनकार कर दूं तो? उसने सरकश लहजे में कहा। तो मैं वही करूंगा जो ऐसे मौकों पर किया जाता है, मैंने सर्द लहजे में कहा। यानी मुझे गोली मारकर हलाक कर दोगे? जाहिर सी बात है। और फिर वापस कैसे जाओगे? उसने मजाक करने के से अंदाज में कहा। मैं कहा तुम रास्तों से तो वाकिफ नहीं हो, यकीनन भटक जाओगे। इस भूल में मत रहना। मैंने अपनी आंखें खुली रखकर सफर किया है। रोशनी में मैं सीधा नखलिस्तान पहुंच सकता हूँ। चलो ऊंट पर बैठो। मैंने स्टेनगन से इशारा किया और वो मुर्दा से अंदाज में चलता हुआ अपने ऊंट पर सवार हो गया। चांदी लम्हों के बाद हम वापसी का सफर कर रहे थे। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि ऊंट की रफ्तार ज्यादा तेज ना रखे और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश ना करे, वरना मैं उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकूंगा। उसे भी यकीन हो गया था कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल भी कर सकता हूँ, लिहाजा वो मेरी हदायत पर अमल कर रहा था। उसका ऊंट मेरे ऊंट से चंद कदम आगे चल रहा था और मेरे हाथ में मौजूद स्टेनगन का रुख उसी जानिब था। उसकी तरफ से जरा सी भी गलत हरकत होने पर मैं उसे गोली मार सकता था। कदाकों के जिंदा बच जाने वाले ऊंट जिन पर वाफर असला सजा हुआ था हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। सूरज गुरूब होने में कुछ ही देर रह गई थी, मगर सहरा में लू चल रही थी। इस लू की वजह मैंने अपने मुंह पर बंधा हुआ डाठा एक लम्हे के लिए भी नहीं हटाया था। कम अज कम इसकी वजह से मैं लो से तो किसी हद तक महफूज था। मेरी आंखें जल रही थी। आंखों की इस जलन में कम ख्वाबी के अलावा इस लो का भी खासा दखल था। हम सूरज डूबने से जरा देर कबल नखलिस्तान के पास पहुंच गए। नखलिस्तान के बाहर कबीला जराता के बहुत से लोग जमा थे, जिन्होंने जोरदार नारा लगाकर मेरा इस्तकबाल किया। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मैंने उनके नजदीक पहुंचकर बुलंद आवाज से कहा, तमाम कज़ाक मारे गए। ये शख्स कज़ाकों का सरगना है। ये जिंदा गिरफ्तार हुआ और ये कज़ाकों के असले से लदे हुए ऊंट हैं। ये सब आप लोगों के हवाले हैं। कज़ाकों के सरगुना को कैद कर दें, इससे बाद में निपटूंगा। कबीला जराता के लोग आगे बढ़े। उन्होंने सरगुना की मशकें कस ली और सारे ऊंट अपने कब्जे में लेकर नखलिस्तान में चले गए। मैं ऊंट से उतर आया था, फिर मैंने अपना ऊंट भी उन लोगों के हवाले कर दिया। सरदार अबुल हसन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने मुंह से डांटा उठाते हुए वहां रह जाने वाले लोगों में से एक सवाल किया, तुम्हारे लिए बुरी खबर है सईदी? उस मोहम्मद शख्स ने कहा, तुम्हारे साथी ने सरदार को यरगमाल बना लिया है। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरा साथी ओलिवर के सिवा और कौन हो सकता था, लेकिन वो खुद कैदी था। मैंने हैरत से कहा, हाँ वो बंधा हुआ था और उस पर एक निगरान भी मुसल्लत था, मगर तुम्हारे जाने के कुछ ही देर बाद जब सरदार किसी काम से अपने झोंपड़े में गया तो तुम्हारा साथी आजाद हो चुका था और उसकी जगह उसका निगरान सरवान रस्सियों से बंधा हुआ था। सरदार के झोंपड़े में दाखिल होते ही तुम्हारे साथी ने सरदार पर हमला करके उसे भी कैद कर लिया। तुम लोगों ने सरदार को उससे रिहा क्यों नहीं कराया? मैंने उसीले लहजे में कहा, तुम इतने बहुत ज्यादा लोग और वो अकेला है, तुम किस बात का इंतजार करते रहे हो? हम सरदार को उससे रिहा करा चुके होते, मगर हमें सरदार की जान का खतरा है। उस शख्स ने कहा, जान का खतरा? मैं हैरान रह गया, मगर मेरा साथी मुसल्ला तो नहीं था। हाँ वो मुसल्ला नहीं था, मगर अब वो मुसल्ला है। उसके पास एक बंदूक है। उसके पास बंदूक कैसे पहुंची? सरदार झोंपड़े में गया था तो उसके पास कज़ाकों से हाथ आई हुई एक बंदूक थी। तुम्हारे साथी ने सरदार से बंदूक छीन कर अपने कब्जे में कर ली। मेरा दिमाग घूम गया। ओलिवर मेरे लिए मसला बनता जा रहा था। क्या बस्ती का कोई आदमी झोंपड़े में गया था? मैंने खुद पर जब्त करते हुए पूछा। नहीं, उस शख्स ने कहा, सरदार की जान के खौफ से हमने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की। फिर तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वहाँ क्या और कैसे हुआ? जो बातें तुम्हारे इल्म में आई हैं वो सरदार ही के जरिए हमें मालूम हुई हैं। उसने बस्ती वालों को मुख्तसर सूरत हाल से आगाह कर दिया था। सरदार तो उसकी कैद में है। मैं चौंक कर बोला, फिर सरदार ने तुम्हें सूरत हाल से कैसे आगाह किया? उसने झोंपड़े के अंदर से बावाज़े बुलंद अपने यरगमाल बना लिए जाने का ऐलान किया था और हमें हिदायत की थी कि तुम्हारी वापसी तक कोई झोंपड़े के नजदीक न आए। तुम्हें यह मालूम नहीं हो सका कि मेरा साथी चाहता क्या है? अगर वो हमारी जबानें जानता तो यकीनन कोई ना कोई मुतालबा करता, मगर वो हमारी और हम उसकी जबान से ना वाकिफ है। लिहाजा हमें ये पता ही नहीं चल सकता कि उसका मकसद क्या है। मरजाना कहाँ है? क्या उसने उसे भी कैदी बना रखा है? हाँ, वो भी अंदर ही मुकीद है।
उसने मरजाना के साथ कोई नाज़िबा सलूक तो नहीं किया? मैंने बेताबी से पूछा। मेरा ख्याल है उसने मरजाना से कोई ज्यादती नहीं की। अगर ऐसा होता तो सरदार ने हमसे कह दिया होता और हम तमाम मसलतें बालाए ताक रखकर उस पर टूट पड़ते। मैं सोच में पड़ गया। ये अंदाजा करना मुश्किल था कि ओली बाबर ने खुद को बंदिशों से कैसे आजाद कर लिया होगा, लेकिन ये हकीकत थी कि जितनी बुलंद सतह का वो एजेंट था, उसके पेशे नजर इससे किसी भी गैर मुतवक्को कारनामे की तवक्को की जा सकती थी। वो मुझे धमकियां देता रहा था। उसने कहा था कि अगर उसे बांध दिया गया तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मुझे उस वक्त उसकी धमकियों का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए था। मुझे चाहिए था कि खुद उसे बांधता। वो किसी और के काबू में आने वाली शय नहीं था। मगर उस वक्त मेरा ज़हन उलझा हुआ था। मैं कज़ाकों से निमटने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने में मसरूफ था और उसी ज़हनी मसरूफियत के बायस मैं उसकी धमकियों पर तवज्जो नहीं दे सका जो मुझे दर हकीकत देना चाहिए थी। गलती मेरी ही थी। ओली बाबर की रग रग से वाकिफ होने के बावजूद मैंने उसकी तरफ से गफलत बरती थी। उसे मुस्तकिल साथ रखना और हमा वक्त काबू में रखना बजाय खुद दुनिया का दुश्वार काम था जिसके लिए मैं महज अपना वादा पूरा करने की खातिर मजबूर था। सरदार ने कहा था कि जब तुम वापस आ जाओ तो तुमसे मशवरा किया जाएगा और तुम्हारे मशवरे पर अमल किया जाएगा। हम तुम्हारे मशवरे के मुंतजिर हैं सईदी। हमारे लिए क्या हुक्म है? एक और शख्स ने कहा। मैं खुद उलझन में पड़ गया हूँ बुजुर्गे मोहतरम। मामला नाजुक है। 3 अफराद उसके कब्जे में हैं। अगर कुछ करने की कोशिश की गई तो तीनों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। हम तो उससे नावाकिफ हैं, मगर तुम उससे वाकिफ हो। वो तुम्हारा साथी है। तुम्हें उससे निपटने का कोई तरीका बता सकते हो। एक शख्स बोला। अगर वो तुम्हारा साथी है तो तुम उससे खौफजदा क्यों हो और उसे रस्सियों से क्यों जकड़ दिया था? एक और शख्स ने कहा। तुमने हमारे लिए इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम ना दिया होता तो जवाब में हम तुम्हें यरगमाल बना लेते। मजमे में से एक तीसरी आवाज आई। आप लोग जज्बाती हो रहे हैं, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, और जज्बातियत हमेशा गलत फैसले कराती है। दिलो दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। हमें यह तो मालूम होना चाहिए कि वो शख्स कौन है जिसने हमारे सरदार को यरगमाल बनाने की जुर्रत की। वो एक इंतहाई खतरनाक आदमी है जिसके साथ मुझे एक मजबूरी में सफर करना पड़ रहा था। मैंने दबंग अंदाज में कहा। सरदार अबुल हसन तमाम तफसीलात से वाकिफ हैं और उसके बाद इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि मैं फर्दन हर शख्स को तमाम बातों से आगाह करूं। आप लोग अगर मेरी तरफ से किसी शक्को शुबे का शिकार हैं तो मैं आपकी मदद करने से कासर हूं। चंद बुजुर्ग अफराद ने दखल अंदाजी की और लोगों से खामोश रहने को कहा। मेरे पास आला दिन का चिराग तो नहीं कि मैं चुटकी बजाते ही इस मसले को हल कर दूं। मेरे लिए भी ये सूरत-ए-हाल इतनी परेशान कुन है जितनी के आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यूं ही मुझसे सवालों जवाब करते रहें तो मैं कुछ भी नहीं सोच सकूंगा। आप मुझे सोचने का मौका दें तो मैं इस सूरत-ए-हाल से निपटने का तोड़ तलाश कर सकूं। तुम जरूर सोचो बहादुर नौजवान, एक बुजुर्ग ने कहा। अब कोई शख्स दखल अंदाजी नहीं करेगा। मैंने अपना ज़हन दोबारा ओली बाबर पर मरकूज कर दिया। ओली बाबर, मरजाना, सरदार अबुल हसन और सरवान, ये कुल 4 अफराद थे। 3 का ताल्लुक कबीला जराता से था और वो तीनों इसी बस्ती के मकीन थे जो इंतहाई कमीना खसलत और सफाक आदमी था। उसने ये ख्याल भी नहीं किया कि उन लोगों ने उसे मेहमान बनाया था, पनाह दी थी, उसकी जान बचाई थी। उसे उस वक्त पनाह दी थी जब उसके लिए कहीं कोई जाए पनाह नहीं बची थी। खुले आसमान तले रेगदार के वस्त में चिलचिलाती हुई धूप उसे चंद घंटों से ज्यादा इस दुनिया में रहने ना देती। कबीला जराता के लोग उसके मोहसिन थे, मगर इस एहसान फरामोश यहूदी ने अपने मोहसिनों को उनके एहसान का ये बदला दिया था कि उनकी जिंदगियों के दर पे हो गया था। मैं गौर फिक्र में गलता रहा। सब लोग दमसादे मुझे देख रहे थे। मैं उनकी तवज्जो का मरकज था। वो तवक्को कर रहे थे मैं कुछ जादूगरी दिखाऊंगा और यरगमालियों को ओली बाबर के चुंगल से छुड़ा लूंगा। उन्हें अगर इल्म हो जाता कि उनका सरदार इस वक्त रोए जमीन के सबसे शातिर आदमी के कब्जे में है तो उनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ जाती। वो मायूसी से वापस चले जाते और इस सिलसिले में पलट कर मेरी तरफ देखना भी गवारा न करते। मगर मैं नाउमीद नहीं था। यरगमालियों को ओली बाबर से छुड़ाने का एक तरीका तो ये था कि मुसल्ला एक्शन किया जाए, मगर यह तरीका हर एतबार से गैर महफूज था। मुसल्ला एक्शन के नतीजे में जानों का तलफ होना लाजमी था और मैं कबीला जुराता के किसी फर्द की तो कुजा ओली बाबर तक की जिंदगी का रिस्क लेने के मूड में नहीं था। लिहाजा मैंने मुसल्ला एक्शन के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। अब सवाल यह था कि उससे हटकर कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। मैं गौर करता रहा और आखिर मुझे एक तरीका सूझ ही गया। ठीक है दोस्तों, मैंने तवील सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है मैं पहले उससे बात करके देखूंगा ताकि उसका मुतालबा पता चले। हाँ, कोई हतमी कदम उठाने से पहले ये मालूम होना बहुत जरूरी है। एक मुअम्मर शख्स ने कहा, मुमकिन है वो कोई ऐसा मुतालबा करे जिसे पूरा करके हम लोग उसे छुड़ा सकें, और अगर उसने कोई ऐसा मुतालबा कर दिया जिसे पूरा करना हमारे बस से बाहर हुआ तो क्या होगा? एक शख्स ने एतराज उठाया,
जब वो कोई ऐसा मुतालबा करेगा तो तब सोचेंगे। मैंने संजीदगी से कहा, अपने तौर पर मफरूज़े कायम करने से बेहतर ये है कि हम उसे बात कर लें ताकि कोई हतमी फैसला कर सके। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, खुदा का शुक्र है कि तुम कज़ाकों के मार्के में सुरखरू होकर निकले, वरना तुम्हारे साथी की बात कौन समझता। हम तो अंधेरे में ही रह जाते। मैं उन लोगों के साथ नखलिस्तान में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद मैं सरदार के झोंपड़े से जरा दूर खजूर के चंद दरख्तों के तनों के अकब में मौजूद था। अपने साथ मौजूद लोगों को मैंने पीछे ही रुकने का इशारा कर दिया था। ओली बावर्ड, मैंने बुलंद आवाज से कहा, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। ओली बावर्ड, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? तुम वापस आ गए अली? ओली बावर्ड की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। मालूम होता है कि तुमने कज़ाकों पर फतह हासिल कर ली है। क्या यह दुरुस्त है ओली बावर्ड कि तुमने सरदार को कैद कर रखा है? सिर्फ सरदार को ही नहीं अली, उसके साथ उसकी बेटी और उसके कबीले का वो आदमी भी मेरा कैदी है जिसे मेरी निगरानी पर मामूर किया गया था। तुमने ये हरकत क्यों की है ओली बावर्ड? बस्ती के लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं। मार्का मेरा और तुम्हारा है अली, बस्ती के लोगों को दरमियान में मत लाओ। सरदार को कैद करके इस समाकत का आगाज तुमने किया ओली बावर्ड। तुम्हें याद है अली, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा गया तो अच्छा नहीं होगा। मेरी यादाश्त इतनी खराब नहीं है ओली बावर्ड, तुम सिर्फ ये बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ओली बावर्ड क्या है और तुमने मुझे बेबस समझकर कितनी बड़ी गलती की थी। ये बात तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही समझ चुका था ओली बावर्ड। और कुछ, तुमने मेरे साथ जो बदसलूकी की थी अब उसका खमियाजा भुगतने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ। मैं हर किस्म के हालात के लिए हमा वक्त तैयार रहता हूँ ओली बावर्ड, मैंने दबंग अंदाज में कहा। लेकिन मैं समझ नहीं सका कि मुझे क्या खमियाजा भुगतना होगा। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो सरदार की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैं पूरी तरह होशियार हूँ। बदगुमानी तुम्हारी फितरत में है ओली बावर्ड। गुफ्तगू को तूल तुम खुद दे रहे हो और मशकूक मेरी तरफ से हो रहे हो। सीधी तरह बताते क्यों नहीं कि तुम चाहते क्या हो? बस्ती के लोगों से कहो कि मेरे सफर का बंदोबस्त करें, मैं वापस जाऊंगा। क्या तन्हाई जाओगे ओली बावर्ड? मैंने हैरान होने वाले अंदाज में कहा। नहीं, एक गाइड मेरे साथ जाएगा और सरदार को मैं यरगमाल के तौर पर अपने साथ ले जाऊंगा। और अगर मैं तुम्हारी बात बस्ती वालों तक पहुंचाने से इनकार कर दूं तो तुम क्या करोगे? तुम इसके लिए मजबूर हो अली यार खान। यहाँ 3 अफराद मेरे रहमो करम पर हैं। अहमकाना बातें मत करो हावर्ड, वो तीनों मेरे लिए इतनी अजनबी हैं जितने तुम्हारे लिए। तुम्हें उनकी जिंदगी से दिलचस्पी नहीं थी तो मुझे क्या हो सकती है? तुम्हें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी अली, वरना याद रखो चौथा नंबर तुम्हारा ही होगा। तुम्हारी खुशफहमियां हद से बढ़ गई हैं ओली बावर्ड। हकीकत यह है कि इस वक्त भी तुम मेरे मोहताज हो। अगर मैं तर्जुमानी के फराइज अंजाम देने से इनकार कर दूं तो तुम बस्ती वालों को अपने मतलब से कभी आगाह नहीं कर सकोगे। इस भूल में मत रहना अली। अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ रायत करने पर गौर करूंगा। बसूरत दीगर में कोई गारंटी नहीं दे सकता। वक्ती फतेह की खुशी में शायद तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारी प्यारी बेटी लकी मेरे कब्जे में है। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ अली? मुझे तुमसे इसका भी इंतकाम लेना है। लकी को मैं खुद रिहा करा लूंगा। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया था कि तुम्हें समझा बुझाकर इस समागत से बात रखने की कोशिश करूं, लेकिन तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अगर तुम ये समझ रहे हो कि लकी को खुद रिहा करवा लोगे तो इस वक्त से मैं अपने वादे का पाबंद नहीं रहा। गोया तुम ऐलाने जंग कर रहे हो अली? ओली बावर्ड की आवाज शिद्दत जज्बात से लड़ रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा चैलेंज कबूल कर रहा हूँ ओली बावर्ड। यहाँ से हम दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तुम अपने तौर पर लकी को रिहा कराने की कोशिश करना। उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें अच्छा खासा वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। पहले तुम इन लोगों को अपना मतलब समझाओगे, मालूम नहीं इसमें तुम्हें कितना वक्त सर्फ करना पड़ेगा। फिर तुम यहाँ से निकलोगे, तुम्हारी जिंदगी हर वक्त दाव पर लगी रहेगी। तुमने सरदार और उसकी बेटी को यरगमाल बनाकर पूरे कबीले को अपना दुश्मन तो वैसे ही बना लिया है। मुमकिन है किसी का दाव लग जाए और वो तुम्हें कत्ल करने में कामयाब हो जाए। बकवास मत करो अली। ओली बावर्ड की धाड़ सुनाई दी। मेरा नाम ओली बावर्ड है। ये 2 टके के लोग मुझे क्या कत्ल करेंगे? फर्ज करो कि तुम यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हो, बल्कि इस सहरा से भी निकल जाते हो, तब भी तुम्हारे पास इस बात की कोई जमानत नहीं है कि तुम लकी हावर्ड तक भी पहुंच सकोगे। मुझे मालूम है कि वो गोटेल में जनरल टेरेस की कैद में है और मैं उसे बआसानी छुड़ा लूंगा। ये तुम्हारा मफरूजा है ओली बावर्ड। फर्ज करो ये मफरूजा गलत साबित हो गया तो तुम क्या करोगे? ये मफरूजा नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है। लकी गोटेल के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकती। तुम ये भूल रहे हो ओली बावर्ड कि मैं तुमसे काफी पहले यहाँ से निकल जाऊंगा
और लकी को हासिल करने के लिए तुम्हें मुझसे पहले उस तक पहुंचना होगा। मेरे लिए ये खेल बहुत दिलचस्प होगा और इस दौड़ में तुम्हें शिकस्त देकर मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे कहने दो ओली वावड़ कि तुम इंतहाई गौदी और परले दर्जे के अहमक हो और तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। क्या तुम्हारे ख्याल में मेरे पास इस कदर फालतू वक्त है कि मैं इसे यूं बर्बाद करता फिरूंगा? अरे मुझे लकी आवर तक पहुंचने की क्या जरूरत है? मैं तो किसी भी शहर से एक फोन करूंगा और अपने उन दोस्तों से जिनकी तहवील में लकी है कहूंगा कि इसे फौरन ठिकाने लगा दिया जाए। उसके बाद मैं अपने काम धंधों में मसरूफ हो जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते अली, ओली वावड़ चिल्लाया। और तुम सब कुछ कर सकते हो ओली वावड़, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने अपने इन मौसरों को यरगमाल बना लिया है जिन्होंने उस वक्त तुम्हारी जिंदगी बचाई थी जब तुम मौत की दहलीज पर कदम रख चुके थे। अगर मैं तुम्हारी बुराइयों की दास्तान लिखने बैठूं तो हजारों सफात स्याह हो जाएंगे। नहीं ओली वावड़, मैं सोचता हूं कि तुम्हें सदा देने के लिए इस इरादे को अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है। मैं जा रहा हूं ओली वावड़। ठहर जाओ ओली। ओली वावड़ की चीख सुनाई दी। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं जो तुम कहोगे। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना हावड़। तुमसे कोई तवक्को रखना ही फजूल है। तुम तो एक बिच्छू हो जिसकी फितरत ही डंक मारना है। ये देखे बगैर के डंक किसको लगेगा? मत जाना अली, मैं बाहर आ रहा हूं। ओली वावड़ की बेताबाना आवाज सुनाई दी। खबरदार ओली वावड़, मैं चीखा। मेरे हाथ में स्टेन गन है। अगर तुमने झोंपड़े से बाहर कदम भी रखा तो मैं तुम्हें भून कर रख दूंगा। मैं हथियार फेंक रहा हूं अली, तुम सरदार से तस्दीक कर सकते हो। अब तक सरदार की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? मैंने ललकार कर पूछा, मगर मेरे होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी जिसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया था। मैं बंदूक सरदार के हवाले कर रहा हूं, लेकिन तुम पहले उससे कह दो कि बंदूक हाथ में आते ही ये कहीं मुझ पर गोली ना चला दे। सरदार अबुल हसन, मैंने अरबी में पुकारा, झोंपड़े की सूरत हाल बताएं। हमारी जिंदगियां खतरे में है सैयदी अली। तुम्हारा साथी हम पर बंदूक ताने खड़ा है, पता नहीं वो क्या चाहता है। आप ख्वाब खौफजदा हैं सरदार मोहतरम। वो बेचारा तो आपको आपकी बंदूक वापस करना चाह रहा है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये मजाक नहीं है सरदार मोहतरम। बड़ी मुश्किल से इसे हथियार फेंकने पर आमादा किया है, मगर वो अब डर रहा है। उसे खौफ है कि कहीं बंदूक हाथ में आते ही आप उस पर गोली ना चला बैठे। अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ऐसे शख्स को कत्ल करना तो बड़े सवाब का काम होगा। ऐसा ना करना सरदार मोहतरम, इसकी जिंदगी मेरे लिए बड़ी कीमती है। तुम अहमक हो सैयदी अली, तुम्हें आदमी की पहचान ही नहीं। एहसान फरामोश आदमी को तो एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूं सरदार मोहतरम, लेकिन इस वक्त मैंने इससे वादा कर लिया है कि आप उस पर गोली नहीं चलाएंगे। मेरी बात के जवाब में चलने में सकूत तारी रहा। फिर अचानक झोंपड़े से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई ऐसी ही आवाज आई थी जैसे कोई वजनी चीज दब से गिरी हो। क्या बात है? अंदर क्या है? मैंने पहले अरबी और फिर अंग्रेजी में पूछा। कोई खास बात नहीं है, ओली वावड़ की आवाज सुनाई दी। सरदार ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैंने तो बस एक जरा सी पटखी लगाई है, मगर उसने तो वादा किया था कि तुम पर गोली नहीं चलाएगा। वादे का पाबंद आदमी है। इसने गोली चलाने नहीं बल्कि बंदूक के बट से मुझे निशाना बनाने की कोशिश की है। मैं झिंझला गया। सरदार ने सख्त हमाकत का सबूत दिया। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा ओली वावड़ तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। एक पटकनी में जितना नुकसान किसी को पहुंच सकता है उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अब मुझे बताओ कि मैं बंदूक हाथ में लेकर बाहर निकल आऊं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि मैं आड़ में हूं और मेरे हाथ में स्टेन गन है जिसका रुख तुम्हारी ही तरफ होगा। चांदी लम्हों बाद झोंपड़े से ओली वावड़ बाहर निकल आया। सूरज डूबने के बाद अंधेरा फैल चुका था, मगर इतनी रोशनी अभी मौजूद थी कि ओली वावड़ मुझे साफ नजर आ रहा था। वो झोंपड़े से बाहर निकला और चंद कदम चलकर रुक गया। वो मेरी जानिब अगली हिदायत का मुंतजिर था। बंदूक फेंक दो और चंद कदम आगे बढ़ो, मैंने हुक्म दिया। ओली वावड़ ने मेरे हुक्म की हर्फ बहरफ तामील की। बस्ती के लोगों ने यह मंजर देखकर फलक शगाफ नारे लगाए। मैं खजूर के तने की ओर से बाहर निकल आया। अस्टेन गन मैंने ओली वावड़ पर तान रखी थी। हाथ ऊपर उठाओ ओली वावड़, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारी जामा तलाशी होगी। ओली वावड़ ने हाथ ऊपर उठा दिए। मैंने बस्ती के एक शख्स से ओली वावड़ की जामा तलाशी करने को कहा। उसकी जामा तलाशी ली गई, मगर उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। क्या मैं अपने हाथ गिरा सकता हूं? ओली वावड़ ने अजीब आवाज में कहा।
मैंने सर के इशारे से उसे हाथ गिराने की इजाजत दी और आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी हुई बंदूक उठा ली। मेरे साथ आओ ओली बावड़, मैंने झोंपड़े की तरफ बढ़ते हुए कहा। झोंपड़े के अंदर मरजाना ने मशल रोशन कर दी थी, जिसकी रोशनी में मैंने उसे सरदार पर झुके देखा। सरदार जमीन पर झुका गहरी गहरी सांसें ले रहा था। प्याल के बिस्तर पर सरवान पड़ा था, जिसके हाथ और पैर उन्हीं रस्सियों से बंधे हुए थे जिनसे ओली बावड़ को बांधा गया था। सरवान के मुंह में कपड़ा भी वही ठुंसा हुआ था जो उसने मेरे कहने पर ओली बावड़ के मुंह में ठूंसा था। इसे खोलो, मैंने ओली बावड़ की तरफ पलटकर गुस्सीले लहजे में कहा और सरदार की तरफ बढ़ गया। बाबा को क्या हो गया अली? मरजाना ने मेरे शानों पर अपने हाथ रखते हुए कप कपाती हुई आवाज में पूछा। तशवीश की कोई बात नहीं सईदा मरजाना, मैंने उसके नरमो मुलायम हाथ को सहलाकर उसे तसल्ली दी। सरदार बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। इस दरिंदे की वजह से बाबा इस हाल को पहुंचे हैं। मरजाना ने खूनी निगाह से ओली बावड़ की तरफ देखा जो सरवान को बंदिशों से आजाद करवा रहा था। मैं इसका खून पी जाऊंगी। मरजाना ने ओली बावड़ पर झपट पड़ने की कोशिश की, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और वो एक झटके से मेरे बाजुओं में झूल गई। आप एक बाहौसला खातून है सईदा मरजाना, मैंने उसे सरगोशी में सरजंश की। आपको अपने होशो आवाज बहाल रखना चाहिए। ये दरिंदा किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। उसने सर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखों से मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम्हें एहसास नहीं कि इसी की वजह से बाबा इस हाल को पहुंचे हैं? इन्हें कुछ नहीं हुआ सईदा मरजाना, ये वक्ती सदमा है, जल्दी इनके हवास बहाल हो जाएंगे। अगर बाबा को खुदा न खासा कुछ हो गया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मरजाना भूखी शेरनी की तरह गर्राई। मैंने आहिस्ता से मरजाना की पूछ थपकी। आप इस वक्त जज्बात की रूह में बह रही हैं, वरना आप भी जानती हैं कि गलती सरदार की थी। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने इस पर हमला किया। मरजाना मुझे यूं दूर हट गई जैसे मेरे जिस्म से उसे करंट लगाऊं। तुम बाबा को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो अली? मुझे तुमसे ये तवक्को ना थी। आप और आपके बाबा दोनों इस बात से नावाकिफ हैं कि ये शख्स किस कदर खौफनाक शख्सियत का मालिक है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, इसकी शख्सियत के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक जिन है जिसे वक्ती तौर पर मैं एक बोतल में बंद कर लेने में कामयाब हो गया हूँ, मगर ये किसी भी वक्त बोतल से आज़ाद हो सकता है। ओली बावड़ ने सरवान को आज़ाद कर दिया था और वो बैठा अपने हाथ सहला रहा था। मेरे लिए क्या हुक्म है? सरवान ने मुझसे पूछा। तुम्हें इस शख्स की निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा गया था और ये शख्स भी आज़ाद नहीं रहा, रस्सियों से जकड़ा हुआ था। फिर यह कैसे मुमकिन हुआ कि तुम खुद इसके कैदी बन गए? मैंने सरवान से पूछा। मुझे नहीं मालूम कि इसने खुद को कैसे आज़ाद कराया। जब बाहर फायरिंग शुरू हुई तो मैं झोंपड़े के दरवाजे पर जाकर बाहर का मंजर देखने लगा। जरा ही देर बाद अचानक इसने अकब से मुझ पर हमला किया और फिर इसने पता नहीं क्या किया कि मैं बेहोश हो गया। सरवान ने अपनी गर्दन सहलाते हुए कहा, मेरी गर्दन में तकलीफ हो रही है, शायद इसने मेरी गर्दन के साथ कुछ किया था। जब मुझे होश आया तो मैं इसकी जगह प्याल के बिस्तर पर पड़ा था। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और मेरे मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था। ये शख्स झोंपड़े के वश में खड़ा था और इसके हाथ में बंदूक थी, जिसकी जद पर इसने सरदार और सईदा मरजाना को ले रखा था। उसके बाद फिर बाहर से आपकी आवाज आई और इसने बंदूक सरदार के हवाले कर दी। सरदार ने बंदूक के बट से इस पर हमला करना चाहा तो इसने पता नहीं क्या किया कि सरदार उछलकर दूर जा गिरे और बेहोश हो गए। उसके बाद के हालात आपके इल्म में है। ठीक है, तुम जा सकती हो, मैंने सरवान से कहा। तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम हैरान तो बहुत हो रहे होगे अली कि मैंने खुद को रस्सियों से कैसे आज़ाद करा लिया, ओली बावड़ बोला। मैं कोई सादा लू बद्दू नहीं हूँ ओली बावड़, मैंने बेरुखी से कहा। मैं खुद ऐसे बहुत से करतब जानता हूँ और उस वक्त तो मुझसे जरा सी चूक हो गई थी जिसकी वजह से तुम इस कदर ईंट रहे हो। अगर मैंने खुद तुम्हें बांधा होता तो तुम सारी जिंदगी खुद को आज़ाद नहीं करा सकते थे। ओली बावड़ का चेहरा उतर गया। वो शायद कोई सख्त बात कहना चाहता था, मगर उसने खुद पर काबू पा लिया और चुप भी रहा। जब इसने सरवान पर हमला किया तो उस वक्त आप कहाँ थी सईदा मरजाना? मैंने मरजाना से पूछा। मैं उस वक्त झोंपड़े के अंदरूनी हिस्से में थी, मरजाना ने जवाब दिया। आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि यहाँ क्या वाकया रुनुमा हो गया है? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी थी। दरअसल फायरिंग इस कदर हो रही थी कि किसी और आवाज का सुना जाना मुमकिन ही नहीं था। फिर शायद इसने इतनी महारत से काम किया कि कोई आवाज पैदा ही नहीं हुई। फिर आपको यह कब मालूम हुआ कि इसने खुद को आजाद करा लिया है और सरदार को इसने कैदी बना लिया है? मैं बाबा की आवाज सुनकर इधर आई थी, उन्होंने किसी काम से मुझे बुलाया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो बिसात उलट चुकी थी। बंदूक उसके हाथ में थी। उसने इशारे से मुझे भी यहीं बुला लिया और बाबा के साथ ही मुझे भी कैदी बना लिया। आप लोगों के साथ इसका रवैया कैसा रहा? मैंने पूछा। इसके अलावा और कुछ नहीं कि इसने हमें बंदूक की जद में लिए रखा।
दफातन अबू अल हसन की कराह सुनाई दी। वो होश में आ रहा था। मैं उस पर झुक गया और उसकी कनपटियां सहलाने लगा। मर्जाना करीब चली आई थी जबकि होली बावड़ बेनियादी से प्याल के बिस्तर पर बैठा था। उसने ना तो सरदार के करीब आने की कोशिश की थी और ना ही उसके अंदाजे से यह जाहिर होता था कि उसने अबू अल हसन के होश में आने की कोई अहमियत समझी हो। चंद लम्हे होले होले कराने के बाद सरदार ने आंखें खोल दी और उसने दोबारा पलकें झपकाई। वो शायद ये बावर करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ और किस हाल में है। फिर अचानक ही जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो, वो उछलकर बैठ गया। वो बदमाश कहाँ गया? सरदार बड़ी जोर से दौड़ा। मैंने सरदार का शाना मजबूती से जकड़ दिया। वो बदमाश कहीं नहीं गया है, यहीं मौजूद है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार ने खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, मैंने आपको मना किया था कि इस पर गोली मत चलाना। आप फिर भी बाज नहीं आए। मैंने सरदार को सरजंश की। तुमसे किसने कहा कि मैंने इस पर गोली चलाने की कोशिश की थी? अबू अल हसन ने हैरत से कहा। बचकाना बातें मत करें, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बचकाना बातें मत करें, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर सरदार को कहा। आपको सोचना चाहिए था कि मैंने आपको बिला वजह तो नहीं रोका होगा। काश मैंने तुमसे वादा ना किया होता इस पर गोली नहीं चलाऊंगा तो इस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। सरदार ने उसीले लहजे में कहा। बेशक, मैं सर्द लहजे में बोला, आप अभी तक इसकी कैद में होते और आपका पूरा कबीला अलग परेशान होता। मुमकिन है आपको गोली मार चुका होता। वो हरगिज़ ऐसी हमाकत ना करता। अगर वो मुझे मार देता तो खुद नहीं बच सकता था। कबीले के लोग उसकी तिक्का बोटी कर डालते। मैं आपको बहुत अक्लमंद समझता था, मगर इस वक्त तो आप बच्चों को भी मात किए दे रहे हैं। मैंने मायूसी से कहा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। सरदार ने मुझे घूरा। हरगिज़ नहीं, इसके बरक्स आप बड़ी अक्लमंदी की बातें कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके अज़ाइम क्या थे? वो आपको यरगमाल बनाकर यहाँ से निकल जाना चाहता था। अगर उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती तो कबीले के लोग मुंह देखते रह जाते और मुमकिन है सराय से निकलने के बाद वो आपको हलाक ही कर डालता। वो कुछ इसी किस्म का जल्लाद सिफ्त आदमी है। तुम मुझे छोड़ दो। उस वक्त तो मैं बेखबरी में मारा गया था। अब देखूंगा कि ये कितने पानी में है। सरदार मचला। आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, मैंने सर्द लहजे में कहा। मुझे आपकी इज्जत बेहद अजीज है, इसलिए आपको नहीं छोड़ रहा, लेकिन मैं ज्यादा देर आपको जबरन नहीं रोकूंगा। इस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतर यह है कि अपने इरादे से बात आ जाए। क्यों अपनी बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं? मैं महसूस कर रही हूँ कि इन दोनों का आपस में कोई गठजोड़ जरूर है। मरजाना अपने बाप से बोली। तभी तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। सरदार ने चौंक कर मरजाना की तरफ देखा। उसके अंदाज से यूं मालूम हो रहा था जैसे वो अभी तक वहां मरजाना की मौजूदगी से बेखबर रहा हो। कुछ देर वो खाली खाली नजरों से मरजाना को देखता रहा। फिर उसने एक तवील सांस ली। तुम गलत अंदाज में सोच रही हो मरजाना, सरदार ने कहा। अली ठीक कह रहा है, ये हमसे दुश्मनी नहीं कर सकता। मैंने सुकून का सांस लिया और सरदार के शाने पर मेरी गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। वो राय रास्त पर आ गया था। वो कुछ भी सही बाबा, लेकिन है तो अली का साथी। ये दोनों रेगिस्तान में एक साथ सफर कर रहे थे। अली इसकी जिंदगी बचाने के लिए इसे अपने कंधों पर उठाकर यहाँ तक लाया था। मुमकिन है किसी बात पर इनमें आपस में इख्तलाफ हो गए हों, लेकिन इससे ये कब साबित होता है कि अली से बचाने के लिए आपको इसके मुकाबिल जाने से नहीं रोक रहा। आप इस वक्त भी कबीला जुराता के सबसे कवि आदमी हैं। मुझे यकीन है कि ये शख्स ज्यादा देर आपके मुकाबले पर नहीं टिक सकेगा। आप कुछ भी कहें सईदा मरजाना, मगर सरदार को मैं हरगिज़ ये इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे साथी के मुकाबिल आए। मैंने बड़े एहतराम से कहा। मैं अली से मुत्तफिक हूं मरजाना, सरदार ने कहा। कुछ देर कबल मैं गुस्से में था, लेकिन यकीन करो अली, जो कुछ कह रहा है मुझे उस पर खुद भी कामिल यकीन है। ये शख्स बिलाशुबा बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने इस पर धोखे से हमला किया था, मगर इसने जिस फुर्ती से मुझे जेर किया, इसकी दाद देना ना इंसाफी होगी। मेरा और इसका कोई जोड़ नहीं है। आप भी यही कह रहे हैं बाबा? मरजाना बड़ी मायूसी से बोली। मैं तो इसे आपके हाथों शिकस्त खाते हुए देखना चाहती थी। सरदार हंस पड़ा। दुनिया में हर काम हर एक के करने का नहीं होता बेटी, उसने बड़ी शफकत से कहा। तुम अपने बाप को नाकाबिले शिकस्त समझती हो तो ये तुम्हारी भूल है। दुनिया बहुत बड़ी है बेटी, और इसमें बड़े बड़े फनकार भरे पड़े हैं। कुदरत ने शेर के लिए सवा शेर जरूर पैदा किया है। जो मामला अली के और इसके दरमियान है, मुझे वैसे भी इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये शख्स अली का दर्द सार है। अली का जैसे जी चाहे इससे निमटे और इसके साथ जो चाहे सलूक करे।
मुझे खुशी है सरदार मोहतरम कि आपने दोबारा पहले जैसी दानिशमंदाना गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने सरदार के शाने पर से हाथ हटाते हुए कहा, मैं भी इंसान हूँ सैयदी अली, ताहम मुझे अफसोस है कि मैं जज्बात के धारे में बह गया था और तुम्हें मेरी वजह से ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ा। मैं वक्ती तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की तरफ से भी गाफिल हो गया था। मुझे सबसे पहले तुमसे ये पूछना चाहिए था कि कज़ाकों का क्या बना। हमेशा की तरह खुदा ने मुझे इस मार्के में भी सुरखरुई अता की। सरदार मोहतरम, सारे कज़ाक मारे गए और मैंने उनके सरगना को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। मुझे तुमसे यही तवक्को थी सैयदी अली, सरदार ने मोहब्बत से कहा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं हमेशा एक नाकर्दा जुर्म के एहसास तले दबा रहता। तुमने तमाम कज़ाकों को मार डाला सैयदी अली? मरजाना ने हैरान होने वाले अंदाज में पूछा। इस कारनामे में पूरा कबीला जराता मेरा शरीक है सईदा मरजाना, लेकिन बाबा ने मुझे बताया था कि तुम तने तनहा उनका मुकाबला करने निकल खड़े हुए थे। मैं तो समझ रही थी कि तुम ऐसे ही वापस आ गए होगे। जो काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ सईदा मरजाना, उसे पूरा किए बगैर मुझे सुकून ही नहीं मिलता। मैं भला कज़ाकों का सफाया किए बगैर वापस कैसे आ सकता था? हमारे कबीले पर यह तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। कुछ देर कबल मैंने तुम्हारी शान में कुछ नाजेबा बातें कही थी, मैं उन पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना सईदी अली। कोई बात नहीं सईदा मरजाना, मैंने हंस कर कहा, ऐसी मामूली बातों का बुरा मानना मेरी आदत के खिलाफ है। सरदार से कहो कि हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर दे। दफादान ओली बाबर ने मुझसे कहा, मैं लकी से मिलने के लिए बेताब हूं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने ओली बाबर को कुछ मगीन नजरों से घूरा। तुमने अपनी हरकतों से इन लोगों को बरगश्ता कर दिया है। मैंने सरदार को बड़ी मुश्किल से ठंडा किया है, वो तो तुम्हारी जान लेने के लिए बेताब हो रहा था। तुमने इसे नाहक रोका। ओली बाबर बेपरवाही से बोल, इसे एक कोशिश और कर लेने दो। अपनी खाल में रहो ओली बाबर, तुमने पहले ही मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जब्त का पैमाना जवाब दे जाए। तुम्हारी सारी अकड़ सिर्फ इसी बात पे है कि तुमने मेरी बेटी को यरगमाल बना रखा है। उसे यरगमाल बनाए ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। हम तो उससे कहीं ज्यादा अरसे से एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन लकी की बुनियाद पर जिस तरह तुमने मुझे बेबस किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। पहले मैं तुम्हारे हाथों इस तरह बेबस कभी नहीं हुआ था। वो वक्त भी आएगा जब लकी यरगमाल नहीं होगी। उस वक्त मैं देखूंगा कि तुम कौन सा तीर चलाते हो। मैं जा रहा हूँ अली, सरदार ने उठते हुए कहा। बस्ती के लोग मेरे मुंतजिर होंगे। ये कहाँ जा रहा है? ओली बाबर ने सरदार को बाहर जाते देखकर तेजी से पूछा। तुमने इससे कह दिया कि हमारी वापसी का बंदोबस्त कर दे? ये बात पहले से तय है कि वो हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर देगा। मैंने कहा, मगर आज नहीं, कल। क्यों? आज क्यों नहीं? ओली बाबर ने जोर देकर कहा। आखिर तुम आज रुकने पर क्यों मुझसे रहो? पहले ये वजह थी कि तुम्हारी हालत इस काबिल नहीं थी कि सफर कर सकते। अब तुम ठीक हो, मगर मैं कल सुबह से अब तक मुसलसल मसरूफ रहा हूँ। आराम करने के लिए मुझे एक आध घंटे से ज्यादा वक्त नहीं मिला और मैं इस हालत में ऊंट पर मुसलसल 12-14 घंटे सफर नहीं कर सकूंगा। अगर ये बात है तो मजबूरी है, हमें कल शाम तक यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ओली बाबर ने बुझे हुए लहजे में कहा। फिर चौंक कर बोला, तुमने ये नहीं बताया कि कज़ाकों का क्या बना? सब मारे गए और सरगुना गिरफ्तार हो गया। मैंने कहा, वो कहाँ है? ओली बाबर ने पूछा। क्यों? मैंने उसे घूरा। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कभी कोई कज़ाक नहीं देखा। आज कज़ाकों के एक सरगना को देखने का मौका मिलने वाला है। मुझे ओली बाबर के अंदाज में कोई अजीब सी बात महसूस हुई जिसे मैं कोई मैनी ना पहना सका। सुबह देख लेना, वो यहीं कैद है, कहीं भागा नहीं जा रहा। जब तुम लोग आपस में बातें करते हो तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तुम कौन सी जबान में बातें करते हो? मरजाना ने पूछा। हम लोग तुर्की जबान में बातें करते हैं। मैंने सफेद झूठ बोला। हमारा साथी कोई और जबान नहीं जानता। तुम बड़े बाकमाल आदमी हो सैयदी अली, तुम बातों के भी माहिर हो और लड़ाई के भी। ये शख्स तुमसे जिस तरह बातें करता है उससे यूं मालूम होता है जैसे ये तुम्हारे खून का प्यासा हो। तुम कहते हो ये बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन कुछ देर पहले जब मैं और बाबा इसके कब्जे में थे तो तुमने सिर्फ बातों के जरिए इसे हथियार फेंकने पर कैसे मजबूर कर दिया? हालांकि ये उस वक्त भी मुसल्ला था। मैंने हंसकर कहा, अगर ये इतना ही खतरनाक होता तो मेरा किस्सा पाक कर सकता था। यही कहना चाहती है ना आप? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ और ये चीज मुझे उलझन में डाल रही है। कहीं तुम जादूगर तो नहीं हो? दरअसल में ये शख्स शेर है, मगर मेरी मौजूदगी में बकरी बना रहता है। तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। सही बात यह है सईदा मरजाना कि हम दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन है। अगर इसे मौका मिल जाए तो ये बेदरीग मुझे हलाक कर डालेगा। ये इंतहाई खुदगर्द, कीना परवर और साजिशी आदमी है, लेकिन आजकल इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए ऊंधी सीधी हरकतें कर रहा है।
ये तो मैं समझ गई हूँ कि ये गैर मामूली तौर पर खतरनाक आदमी है। मामूली आदमी ना तो खुद को रस्सियों की बंदिश से इस तरह आजाद कर सकता है और ना ही मेरे बाबा को इस तरह शिकस्त दे सकता है, मगर ये तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है और तुम्हारी आवाज सुनकर इसने बंदूक क्यों फेंक दी? यही तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। इसने जल्दबाजी में एक गलत कदम उठा लिया था। मैंने इसे बताया कि इस तरह ये इस रेगिस्तान से नहीं निकल सकेगा। ये चाहता था कि मैं इसके लिए तर्जुमानी के फराइज अंजाम दूं, मगर मेरे इनकार पर यह ढीला पड़ गया। अब सहरा से निकलकर मुझसे निमटने की कोशिश करेगा। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाला तार हैं। तुम दोनों ही पुरस्कार हो, मगर तुम्हारे सामने ये शख्स तफले मकतम मालूम होता है। मैं बाहर जा रहा हूँ सईदा मरजाना, आप मेरे साथ चलेंगी या यहीं ठहरेंगी? तुम्हारे साथ चलूंगी, मरजाना ने बुखला कर कहा। मैं इस दरिंदे के साथ तना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस वक्त ये दरिंदा एक बेजरर कीचवे से भी बदतर है। आप यहाँ रुकना चाहें तो बेखतर रुक सकती हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे डर लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो अली? ओली बाबर ने मुझे बाहर जाते देख कर पूछा। अभी थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, मेरी वापसी तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। मैंने उसे कहा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ओली बाबर बोला। सरदार तुम्हें किसी भी किस्म की आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं। उसने मुझसे कहा था कि अगर ये शख्स बाहर दिखाई दिया तो इसे गोली मार दी जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। ओली बाबर ने मुझे घूरा। तुम्हें मुतला करना मेरा फर्ज था। मैंने बेपरवाही से कहा। तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी। मेरे मना करने के बावजूद अगर तुम यहाँ से बाहर निकले गए तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि झोंपड़े के बाहर मुसल्ला लोग मौजूद होंगे जो देखते ही तुम्हें गोली मार देंगे, क्योंकि सरदार ने उन्हें यही हुक्म दिया है। आओ चलें। आखिरी फिक्रा मैंने मरजाना से मुखातिब होकर कहा था। वो मेरे साथ झोंपड़े से बाहर की सिमत चल पड़ी। ओली बाबर खड़ा मुझे घूर रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मैं अचानक ओली बाबर की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया। सरदार ने कहा था कि झोंपड़े के अंदर रोशन मशल जलती रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम सरदार की सदायत पर अमल करोगे। अगर तुमने अब कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ मजीद कोई रियायत नहीं बरतूंगा। मैं तेजी से पलटकर बाहर निकल गया। मेरी बात के जवाब में ओली बाबर ने कुछ कहा था, शायद गालियां बक रहा था, मगर मैंने कोई बात सुनने की जहमत नहीं की। मैंने उससे जो कुछ कहा था सब झूठ था। सरदार ने इस सिलसिले में मुझसे कोई बात नहीं की थी। सब कुछ मैंने एक फौरी मंसूबे के तहत किया था। मेरी छठी किसी खतरे का ऐलान कर रही थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि खतरा क्या है। बस अचानक ही मेरी समझ में जो कुछ आया मैं कर गुजरा। झोंपड़े के बाहर नखलिस्तान में तारीकी का राज था। बस्ती के झोंपड़ों से छीनकर आने वाली मशलों की रोशनियां नखलिस्तान में फैली हुई तारीकी से निबर्द आजमा थी। नखलिस्तान के एक दूर अफ्तादा गोशे में कुछ मशलें रोशन थी और वहां कुछ लोग भी दिखाई दे रहे थे। मैंने ओली बाबर से जो कुछ कहा था सरासर झूठ पर मबनी था, लेकिन सरदार के झोंपड़े से बाहर निकलने के बाद चंद कदम चलकर ही मुझे ठिठक जाना पड़ा। झोंपड़े से छीनकर आने वाली रोशनी में मैंने वहां कुछ लोगों की मौजूदगी महसूस की थी। वो सब लोग मुसल्ला थे और एक दूसरे से कुछ फासले पर थे। मरजाना भी मेरे साथ ही रुकी थी। आप रुक क्यों गए सईदी अली? तारीक सायों में से एक ने पूछा। मैंने एक गहरी सांस ली। वो कबीला जराता ही के लोग थे और सरदार के झोंपड़े की निगरानी कर रहे थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जवाबी सवाल किया। हम सरदार के हुक्म पर यहाँ मौजूद हैं। हमारे सुपुर्द ये जिम्मेदारी है कि आपके साथी को बाहर ना निकलने दें। ठीक है दोस्तों, अपना काम जारी किए रखो, मैंने कहा और मरजाना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। तुम्हारे बाबा कहाँ होंगे? मैंने मरजाना से पूछा। मुमकिन है वहां मौजूद हो। मरजाना ने हाथ उठाकर उस तरफ इशारा किया जहाँ कई मशलें जलती नजर आ रही थी। उधर क्या है? मैंने पूछा। उस जगह को हम लोग अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहां हम अपने ऊंट बांध देते हैं। मेरे कदम उसी जानिब उठने लगे। करीब पहुंचकर पता चला कि मरजाना का ख्याल दुरुस्त था। सरदार अबुल हसन वहां मौजूद था। कई जलती हुई मशलों की जर्द रोशनी ने नखलिस्तान का कुछ हिस्सा रोशन कर रखा था। बहुत से ऊंट खजूर के दरख्तों से बंधे हुए थे। एक जानिब सरदार कुछ लोगों के साथ मौजूद था। उसके सामने उस कासले का ढेर नजर आ रहा था जो कद्दाकों के उन ऊंटों पर मौजूद था जिन्हें मैं अपने साथ ले आया था। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए सईदी अली, सरदार ने मुझे देख कर कहा। मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था, तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही थी। खैरियत तो है सरदार मोहतरम? मेरी ऐसी कौन सी जरूरत आपको महसूस हुई? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की होगी, सरदार ने कहा। इस असले और इन ऊंटों की मालियत लाखों रियाल तक पहुंचती है। ये तो कोई खास ऐसी बात नहीं, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। इसका तो मुझे पहले ही अंदाजा था। तुम ठीक कह रहे हो सैयदी अली, सरदार ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। लेकिन एक खास बात भी है। उधर देखो। मैंने सरदार की इशारा करदा सिमत में देखा। एक खजूर के तने से एक शख्स बंधा हुआ था। उसे सर से पैर तक बुरी तरह खजूर के तने के साथ जकड़ दिया गया था।
मैंने उसके लिबास से उसे पहचाना। वो कज़ाकों का सरगना था और उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। हाँ, ये एक खास बात है, मैंने सरगना की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं इसे बेनकाब देखना चाहता था। सरदार और मरजाना भी मेरे साथ आ रहे थे। सरगना के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था। जिस्म कसरती था, जिससे अंदाजा होता था कि वो बेइंतहा मुशक्कत करने का आदी है। झुलसी हुई रंगत उसके रेगिस्तान से गहरे रिश्ते का ऐलान कर रही थी। वो अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से मुझे घूर रहा था। कितना डरावना आदमी है ये, मरजाना ने उसे देखकर झुरझुरी लेते हुए सरगोशियाना अंदाज में मुझसे कहा। इसे तो देखकर ही खौफ आता है। मैं मरजाना की बात से मुत्तफिक था। आम आदमी यकीनन उसे देखकर सहम जाया करते होंगे, लेकिन मैं उसे देखकर बहुत मायूस हुआ था। मैं समझ रहा था कि शायद इसके नकाब पहने रहने की कोई खास वजह सामने आएगी, मगर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने नीम दिली से पूछा। ओह, तो वो तुम हो जिसकी वजह से मेरा गिरोह तबाह हो गया था, उसने नफरत अंगेज लहजे में कहा। उसकी आंखों से अचानक ही नफरत झांकने लगी थी। उसने पहले मेरा चेहरा तो देखा नहीं था, सिर्फ आवाज ही सुनी थी, और इस वक्त भी उसने मेरी आवाज ही से मुझे पहचाना था। कज़ाकों वाला लिबास मैंने उतार फेंका था। हाँ, कुदरत ने यह कारनामा मेरे ही हाथों सरअंजाम दिया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। अगर मैं आजाद होता तो तुम्हें इस तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत न होती। वो गजबनाक अंदाज में बोला। तुम क्या करते? मैंने पुरसुकून लहजे में पूछा। मैं वो आंखें निकाल कर फेंक देता जिससे तुम मुझे घूर रहे हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारी हसरतें निकालने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन अगर तुम शराफत से मेरे सवालों का जवाब दे देते तो बेहतर होता। बाद में मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तुम एक इत्तेफाक के तहत हम पर हावी हो गए, और अब तुम जिस कदर भी जबान चला रहे हो, इसका सबब सिर्फ यही है कि मैं बंधा हुआ हूँ। इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है सैयदी अली। मरजाना ने मेरे कान में सरगोशी की। इसे मार डालो। मैं जानने में सरगना को घूरता रहा, फिर मैं सरदार की तरफ मुड़ा। इसे खोल दिया जाए, मैं बुलंद आवाज में बोला। मेरी बात सुनो, सरदार ने इकला कर कहा। तुम्हारे आने से कबल मैंने इससे पूछगछ की थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने सरदार को तीखी नजरों से देखा। इसने अपने बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, सरदार जल्दी से बोला। इसका नाम सकलैन है। मैंने आपसे कहा है कि इसे खोल दिया जाए, मैं सर्द लहजे में बोला। इसके अलावा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इस वक्त ये हमारे कब्जे में है सईदी अली। तुम कहाँ इसी बातों में आ रहे हो? हम इस पर तशद्दुद करके इससे सब कुछ मालूम कर लेंगे, सरदार ने कहा। पहले मैं इसे शिकस्त देकर ये बताऊंगा कि आदमी को अपने कद से ऊंची बात कभी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद इससे पूछगछ करूंगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। बाबा की बात मान लो सईदी अली, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मरजाना ने इल्तजाइया अंदाज में कहा। मैं अटल फैसले करने का आदी हूँ सरदार। अगर आपको मेरी बात मानने में इतना ही तरद्दुद है तो फिर मैं खुद ही जहमत करके इसे खोल दूंगा। मैं समझ गया, तुम किसी सूरत नहीं मानोगे, सरदार ने एक तवील सांस लेकर कहा और अपने आदमियों को इशारा किया कि सरगना को आजाद कर दिया जाए। तुम्हारी आजादी के बाद हमारे दरमियान फैसला कुन जंग होगी, जो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि एक फरीक दूसरे पर वादे जिस्मानी बर्तरी ना साबित कर दे, मैंने सरगना से कहा। कबीला जिराता के 2 अफराद उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियां खोलने में मसरूफ थे। मैं सरदार की तरफ मुड़ा। हमारी लड़ाई के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, ख्वाह सूरत हाल कुछ ही क्यों ना हो, मैंने कहा। और लड़ाई का नतीजा अगर सरगना की बर्तरी की सूरत में निकले, बचो अली, दफादन, सरदार बुखलाए हुए अंदाज में चीखा। मैं बड़ी तेजी से मुड़ा और ये देखकर हैरान रह गया कि सरगना मेरे सर पर पहुंच चुका है। उसके दाएं हाथ का पांच शाखा मोहलक अंदाज में मेरे चेहरे की सिमत सफर कर रहा था। उसके हाथ की खुली हुई उंगलियां खतरनाक अंदाज में अकड़ी हुई थी। सेकंड के 10वें हिस्से में मुझे अंदाजा हो गया कि अगर उसके हाथ का मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से से तसादुम हुआ तो मेरे जिस्म के उस हिस्से में शगाफ पड़ जाएंगे, क्योंकि वो किंग फू का मोहलक तरीन वार था और इस वक्त मेरा चेहरा उस वार की जद में था। उसने बेखबरी में अचानक मुझ पर हमला किया था, लिहाजा मैं ऐसी खतरनाक पोजीशन में फंस गया था कि हमले से बचने के लिए मार्शल आर्ट्स की कोई भी तकनीक मेरे काम नहीं आ सकती थी, और इस वार से बचना मेरे लिए लाजमी भी था। जिस्मानी मुकाबलों में पहले वार को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होती है। जो फरीक पहला वार करने में कामयाब हो जाए वो आधा मुकाबला तो पहले ही जीत जाता है। इस नाजुक तरीन लम्हे में भी मैं अपने पूरे होशो खवास में था। मुझे मालूम था कि कबीला जिराता के जितने भी अफराद वहां मौजूद थे उन सब ने अपनी सांसें तक रोक ली हैं। वो 2 तरफा दबाव में थे। एक तरफ वो सरगना को शिकस्त खुर्दा देखना चाहते थे और दूसरी तरफ उन्हें यह खौफ भी था कि कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मैं जो उनका मेहमान था और वो महज मेरी जिद की वजह से इस मुकाबले की इजाजत देने पर आमादा हो गए थे। उनके दरमियान मुझे कोई गजीद पहुंच जाती
तो उनकी मेहमान नवाजी की रवायात चिकना चूर होकर रह जाती। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने न सिर्फ सब कुछ सोचा समझा बल्कि खुद को बचाने के लिए एक तरीके पर अमल भी कर गुजरा। मैंने खुद को बड़ी तेजी से दाईं जानिब जमीन पर गिरा दिया। उसकी उंगलियां मेरे बालों को छू कर गुजर रही थी। जमीन पर गिरकर मैं रुका नहीं बल्कि लगातार कई कलाबादियां खाता हुआ उससे कई गज के फासले पर पहुंच गया और उसके बाद इतनी तेजी से उछलकर दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया। जो कुछ हुआ वो मेरे लिए हैरान कुन था। मेरा ख्याल था कि रस्सियों से काफी देर बंधे रहने के बायस उसका जिस्म नकात महसूस कर रहा होगा, इसलिए वो आजाद होने के बाद चलने में जरूर लेगा ताकि उसके जिस्म में खून की रवानी एतदाल पर आए और वो पूरी तरह अपने होशो आवाज के साथ मुझसे मुकाबला कर सके। लेकिन उसने तो एक लम्हा भी जाया किए बगैर मुझ पर हमला कर दिया था और उसके किसी अंदाज से ये जाहिर नहीं होता था कि देर तक बंद रहने से उसका जिस्म किसी भी तरह मुतासर हुआ हो। दूसरी हैरान कुन बात उसकी मार्शल आर्ट से वाकफियत थी। मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि एक सहराई कज़ाक मार्शल आर्ट्स में ऐसी महारत का मुजाहरा कर सकता है। लेकिन ये हैरान होने का वक्त नहीं था। इस वक्त तो मुझे अपनी तमाम तर तवानाइयां मुकाबले पर सर्फ करना थी। मेरे और उसके दरमियान कई गज का फासला था और उसे मुझ पर दूसरा हमला करने के लिए चंद सेकंड जरूर लगते। मैं उसकी तरफ से इस बार पूरी तरह होशियार था, लेकिन मैंने जाहिर ये किया कि जैसे मेरी नजरों में उसकी कोई खास अहमियत ना हो। अगर इस मुकाबले में सरगना जीत जाए तो इसे एक ऊंट और ज्यादा रात देकर यहाँ से रुखसत कर देना। मैंने सरदार को मुखातिब करते हुए अपनी वो अधूरी बात मुकम्मल की जो सरगना के अचानक हमले की वजह से पूरी ना हो सकी, क्योंकि मैं इससे वादा कर चुका हूं कि अगर ये मुझ पर गालिब आ गया तो इससे कोई तारुज नहीं किया जाएगा और सही उस आलम यहाँ से निकल जाने दिया जाएगा। तुम्हारा वादा मेरा वादा है, सरदार ने बर्राई हुई आवाज में कहा। तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। तुमने सुन लिया, मैंने सरगना को मुखातिब किया। अब बेखौफ व खतर होकर मुझसे मुकाबला करो। मैं नहीं चाहता कि अपनी शिकस्त के लिए तुम किसी लंगड़े लूले बहाने का सहारा तलाश करने की बाद में कोशिश करो। कज़ाकों का सरगना जो मुझ पर दूसरा हमला करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था अचानक रुक गया। अपनी दानिश में उसने मुझ पर जो पहला वार किया था उससे मेरा बच जाना नामुमकिन था, मगर मैं उससे बच गया। उसके लिए हैरत का यही दचका कम नहीं था कि रही सही कसर मेरे पुरसुकून रवैये ने पूरी कर दी। मेरा हरबा कारगर रहा। तहैयर ने उसके हिसाब में पंजे गाड़ दिए थे। पहली बार उसे इस संगीन हकीकत का इदराक हुआ कि उसका हरीफ कोई मामूली आदमी नहीं है। वो ज़हनी तौर पर मुझसे मात खा चुका था। रुक क्यों गए? मैंने उसे ललकारा। आगे बढ़कर हमला क्यों नहीं करते? क्या तुमने अपनी माँ की बजाय किसी ऊँटनी का दूध पिया है? कबीला जराता के कई अफराद के हंसने की आवाजें सुनाई दी। ऊँट के बच्चे वाले इस सहारे ने उन्हें बहुत महफूज किया था। कज़ाकों के सरगना पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे घूर रहा था। कबीला जराता की मुर्गियां भी तुमसे ज्यादा बहादुर हैं। मैंने सरगना पर दूसरी चोट की। जब इनमें आपस में लड़ाई होती है तो वो सिर्फ हमला करती हैं, सोचने समझने में वक्त जाया बिल्कुल भी नहीं करती। सरगना के कदम आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आए। वो बड़े नपे हुए अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका ये अंदाज देखकर मुझे महसूस हुआ कि मुझसे गलती सरजद हुई है। मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, मगर उसका बिल्कुल बरक्स रद्द अमल जाहिर हुआ। गुस्से में आने की बजाय वो बहुत मोहतात हो गया था। उसके बारे में मेरा हर अंदाजा गलत साबित हो रहा था। मेरे करीब आकर वो रुक गया। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। वो कदरे आगे की तरफ झुका हुआ था और उसके दोनों हाथ आगे की जानिब फैले हुए थे। बिल्कुल कराटों के फाइटर जैसा अंदाज था। वह उसके किसी भी हमले से बचने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया, लेकिन उसने फौरन मुझ पर हमला नहीं किया। वो ऐसा ऐसा मेरे गिर्द घूमकर हमला करने के लिए मुनासिब जाविया तलाश कर रहा था। उसे ये जाविया तो ना मिल सका, ताहम उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने पहले की तरह इस बार भी हाथों से मुझ पर हमला किया था और उसका मुसलसल हदफ मेरा चेहरा था। वो मुझ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मैं पीछे हटकर और कभी दाएं बाएं झुककर उसके वार खाली दे रहा था। हाथों का कोई वार कारगर ना होते देखकर उसने दफातन मुझ पर अपनी राइट की कदमाई। मैं जरा सा दाईं जानी बटा। उसका पैर मेरे बराबर से गुजरता हुआ मेरे सर से भी ज्यादा बुलंदी पर जा पहुंचा। मैंने निहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोबारा बाईं जानिब आकर उसकी टांग को अपने दाएं हाथ से फिजा ही में थाम लिया। मैं इस सेक्शन में जरा सा झुका, थोड़ा सा आगे बढ़ा, बायां हाथ उसकी कमर पर रखा और उसके साथ ही मैंने अपने दाएं हाथ को जिसमें उसकी टांग थी ऊपर की तरफ उठाया। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने लगा। उसे गिरने से रोकने के लिए मेरा दूसरा हाथ उसकी कमर पर मौजूद था। मैंने दोनों हाथों में उसके हवा में मुअल्लक जिस्म को मुतवाज़िन किया और पूरी कुव्वत से उसे पीछे की तरफ उछाल दिया। वो हवा में उड़ता हुआ मुझसे कई फीट के फासले पर दब से मुंह के बल जा गिरा।
ये सब कुछ इतनी सूरत से हुआ था कि देखने वालों की आंखों में बिजली सी की चमक गई होगी, क्योंकि उसे अपने दिफा में जुम्बिश तक करने का मौका नहीं मिला था। वाह सईदी अली वाह, मरजाना की जोशीली आवाज सुनाई दी। तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने मरजाना की तरफ देखने की जहमत नहीं की थी। सरगना पर नजरें जमाए हुए बोला, आओ मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन किसकी आंखें निकालता है। सरगना दोनों हाथ जमीन पर टेक कर उठने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा रेत में अटकर बहुत भयानक हो गया था और वो सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूरे जा रहा था। मैं अपनी जगह से चंद कदम आगे बढ़ा। शाबाश, जल्दी उठ जाओ, मैंने उसे चुमकारते हुए कहा। गिरे मुंह पर हाथ उठाना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी और अंदाज से यूं मालूम हो रहा था जैसे मुझ पर अचानक हमला करना चाहता हो। फिर वो बड़ी तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। मैं समझा कि वो तीर की तरह मुझ पर हमलावर होगा, मगर उसके बजाय वो तेजी से एक सिमत भागा था। उसकी ये हरकत मेरे लिए शदीद हैरत का बायस थी, मगर मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि उसका मुद्दा क्या है। उसका रुख कुछ फासले पर मौजूद एक स्टेन गन बरदार शख्स की जानिब था। उसके अज़ाइम का अंदाजा होते ही मैं बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसे अपनी तरफ आता देखकर स्टेन गन बरदार बुरी तरह बुखला गया था। उन लोगों को सख्ती के साथ ये हदायत की गई थी कि सरगना पर गोली न चलाई जाए। इस बदली हुई सूरत हाल में स्टेन गन बरदार के लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि क्या करे और क्या ना करे। नतीजा ये हुआ कि वो बुखलाकर पीछे हटता चला गया और ये उसके हक में बेहतर ही हुआ, इसलिए कि इसी वक्त मैंने अकब से सरगना पर छलांग लगाई थी और उसे दूर तक रगीता चला गया। अगर स्टेन गन बरदार पीछे ना हट गया होता तो वो भी जद में आ जाता। तुमने ये बुज़दिलाना हरकत करके अपनी तौर पर अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया है। मैंने अपनी कलाई मजबूती से उसकी गर्दन पर जमाते हुए कहा, अब जबान से भी अपनी शिकस्त का इकरार कर लो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जिद्दोजहद कर रहा था और पलटकर मुझसे लिपट पड़ने की कोशिश में मसरूफ था। उसका जिस्म फुलाद की तरह सख्त था और खुद वो किसी अरने भैंसे की तरह ताकतवर था। मुझे अंदाजा हो गया कि मैं ज्यादा देर उस पर अपनी गिरफ्त बरकरार नहीं रख सकूंगा। ये अंदाजा होते ही मैंने अपनी कलाई उसकी गर्दन से हटाई और उसका हाथ पकड़कर इस तरह मोड़ा कि उसकी पुश्त पर आ गया। उसे इस तरह काबू में रखने के लिए मुझे खासी कुव्वत सर्फ करना पड़ रही थी। मैंने एक घुटना उसकी कमर पर रखकर अपना सारा बोझ उस पर डाल दिया। अगर तुमने अब भी जिद्दोजहद तरक न की तो तुम्हारा बाजू कंधे से उखाड़ दूंगा, मैं गर्राया। उसे भी अंदाजा हो गया था कि वो बिल्कुल ही बेदस्तो पाव होकर रह गया है। उसने मेरे खिलाफ जिद्दोजहद तरक कर दी। बोलो, शिकस्त तस्लीम करते हो या उखाड़ूं तुम्हारा हाथ? मैंने उसके हाथ को मजीद मोड़ते हुए कहा। नहीं, वो कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। कबीला जराता के लोगों ने फतेह का नारा लगाया, मगर मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तुम मुझे अहमक समझते हो, मैंने गर्रा कर कहा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम फिर कोई हरकत करने की कोशिश करोगे। पहले तुम्हारे हाथ बांध दिए जाएंगे, तभी तुम्हें छोड़ूंगा मैं। मेरी बात सुनकर उसने एक बार फिर मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर मैंने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। अगर अब तुमने जोर आजमाई की तो मैं कोई रियायत नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बकिया जिंदगी एक हाथ के बगैर बसर करना पड़ेगी। वो सागित हो गया। सरदार ने मेरी बात सुनकर दो अफराद को इशारा किया कि उसे दोबारा बांध दे। वो दोनों हाथों में रस्सियां लिए मेरे करीब आए। सिर्फ इसके हाथ पुश्त पर बांध दो और इसे यहीं पड़ा रहने दो, मैंने उनसे कहा, और इन दोनों की मदद से कदाकों के सरगना के हाथ उसकी पुश्त पर बांध दिए। उसके हाथ बंधे जाने के बाद मैंने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद किया और उसे छोड़कर उठ खड़ा हुआ। हाँ, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? मैंने सरदार से पूछा। तुम्हारी यहाँ आमद से कबल मैंने इससे कुछ पूछगछ की थी। इसने अपना नाम सकलैन बताया था कि एक बद्दू है। हालात से तंग आकर ठहर जाएं सरदार, मैंने हाथ उठाकर कहा। यह सब कुछ मैं इसकी जबानी सुनना पसंद करूंगा। मैंने सकलैन को बाजू से पकड़कर सीधा किया। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने उसे गिरबान से पकड़कर खींचा और बिठा दिया। आंखें खोलो सकलैन, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है। उसने आंखें खोल दी मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अंगारा हो रही थी। तुम्हारे गिरोह में कुल कितने अफराद थे? मैंने उससे पूछा। सब मारे गए, मैं सिर्फ जिंदा हूँ। उसने बड़ी तकलीफ से यूं कहा जैसे मरने वाले उसके अजीज रहे हों। तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? हमारा कोई ठिकाना नहीं था। हम सब अलग अलग रहते थे। जब कोई वारदात करना होती तो हम सब यकजा हो जाते थे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात माने लेता हूँ। मुझे इन बातों से कोई गर्ज भी नहीं। मुझे तो सिर्फ एक बात जानने से दिलचस्पी है, तुम हमेशा नकाब क्यों पहने रहते थे? वो जवाब देने से कबल झिझका, फिर बोला, ये कोई इतना अहम सवाल नहीं है। सवाल के अहम या गैर अहम होने का फैसला करना मेरा काम है। मैंने खुश्क लहजे में कहा। तुम्हारा काम सिर्फ जवाब देना है।
और अगर मैं इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दूं तो फिर खुद को तशद्दुद का सामना करने के लिए तैयार कर लो। मैंने उससे कहा, तशद्दुद तो तुम लोग हर सूरत में करोगे, मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। अगर तुमने सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो तुम्हें बदतरीन तशद्दुद से गुजरना पड़ेगा। मैं हर किस्म के तशद्दुद के लिए तैयार हूँ और अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा। इस शख्स के बारे में आपकी कियाफाशनासी क्या कहती है? मैंने सरदार से मुखातिब होकर कहा, मेरे साथ आओ। सरदार ने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें यही बताने के लिए बेचैन था। मैंने हैरत से सरदार को देखा, उसका रवैया पूरी इसरार था। मालूम नहीं वो मुझे क्या बात बताने जा रहा था, ताहम मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से उसके साथ चलता रहा। तमाम लोगों से दूर पहुंचकर वो रुक गया। इस शख्स के बारे में भी मेरी कियाफाशनासी उसी तरह नाकाम हो गई जिस तरह तुम्हारे साथी के बारे में हुई थी। सरदार ने सरगोशी में कहा, क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। आपका मतलब ये है कि वो मेकअप में है? मुझे नहीं मालूम कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर भी वैसा ही मसनूई खिलाफ मौजूद है जैसा तुम्हारे साथी के चेहरे पर है। क्या आप ये बात यकीन से कह रहे हैं? मैंने बेसब्री से पूछा। हाँ, सरदार बोला, शायद आम लोगों की निगाहें नहीं देख पाई कि इसका चेहरा कितना सपाट और बेतासिर है।